हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस में आज हम लेंगे चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन एंड दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस एज वेल एज दिस सीरीज। ठीक है, तो सीरीज में इस चैप्टर के होने के बाद हमारा पूरा 11th एंड 12th का कंप्लीट सिलेबस अपलोड हो जाएगा, जो कि इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। जो भी बच्चा, फिर से मैं याद दिला दूं, जो भी बच्चा अपनी बायोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, नीट में 360 आउट ऑफ 360 अटेम्प्ट करना चाहता है, दो सीरीज इस चैनल पर बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। पहली एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, जिसमें मैंने आपको पूरा 11th-12th का कोर्स वर्ड टू वर्ड पढ़ाया है, एंड उसके बाद ये वाली सीरीज एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस, जिसमें हमने हर चैप्टर को एनसीईआरटी को ही यूज कर कर उसी को बार बार खोल के रिवाइज भी किया है और साथ साथ में क्वेश्चंस भी किए हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों ने पूरा सीरीज को फॉलो किया है तो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि उनका अब बायो बहुत अच्छा हो गया होगा। ठीक है, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना भी ज़रूर। चलिए, तो अगर हम इस चैप्टर की बात करें बच्चों, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन नाम से ही पता चल रहा है, इस चैप्टर में जो हमारी बायो की इमेंस डाइवर्सिटी है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो डाइवर्सिटी हमारे चारों तरफ है, उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स डिस्कस किए हैं और उस डाइवर्सिटी को कंजर्व कैसे किया जाए, है ना, कौन कौन से मेथड्स हैं जो अपनाए जा रहे हैं, क्यों हमें कंजर्वेशन करना चाहिए, इन सब की बात हुई है। मतलब बहुत ही जनरलाइज सा चैप्टर है, थ्योरेटिकल है। मैंने आपको कहा था कि इस चैप्टर को एक बार पढ़कर आना तो ही आपसे इसके क्वेश्चन होंगे। बहुत ज़्यादा ऐसे कोई लॉजिकल या एक्सप्लेनेशन वाली चीज़ें नहीं हैं, बट आई विल ट्राई कि जितना हो सके मैं तुम्हें कंसेप्चुअली समझाऊं। ठीक है, वैसे ये चैप्टर छोटा है तो इससे 2 ही क्वेश्चंस बनते हैं, 2 या 3 मैक्सिमम मान लो, बट 2024 में इस चैप्टर से 5 क्वेश्चन पूछे थे बच्चों। तो एनटीए का हम कुछ नहीं कह सकते, वो कहीं से कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो जो चीज़ें आपके हाथ में है ना, उनमें कभी नेग्लिजेंस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने किसी चैप्टर को कम वेटेज समझ के छोड़ दिया, उनकी तरफ से तो कोई ऑफिशियल वेटेज होता नहीं है कि हम कहाँ से कितना पूछने वाले हैं, है ना। वो तो हम लास्ट ईयर के पेपर्स के बेसिस पर आपको एक एनालिसिस करके देते हैं। तो अगर उनकी तरफ से ऐसा कोई ऑफिशियल ब्लूप्रिंट है ही नहीं, तो आपको तो हर चीज़ इक्वली प्रिपेयर करके जानी है, क्योंकि आपके लिए पूरा 1 साल है बच्चों। थोड़ा सा भी पेपर में अपनी वजह से कोई गलती होने का मतलब होता है पूरा 1 साल दोबारा ड्रॉप लेकर प्रिपेयर करना, विच इज़ नॉट ईजी, है ना। तो इसलिए वो बात अलग है कि पेपर में ही कोई ऐसी चीज़ हो गई, कोई बहुत बड़ा हेल्थ इशू हो गया या ऐसी कोई चीज़ हो गई पेपर में जिसकी वजह से तुम नहीं हो पाई सेलेक्ट, तो वो एक अलग बात होती है ना। वो हमारे हाथ वाले फैक्टर्स नहीं होते। जो हमारे कंट्रोलिंग फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं जो हमारा सिलेबस है उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, टेस्ट देना, खुद अच्छे से प्रिपरेशन करके जाना, ये आपके हाथ में है फैक्टर। ठीक है, तो आपको बस इसी पे फोकस करना है एंड आगे क्या होगा वो बात की बात है। ओके, चलिए, तो अगर हम इस चैप्टर को देखें बच्चों, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, तो ये ओल्ड एंड न्यू दोनों एनसीईआरटी में एग्जैक्टली सेम है, ना कुछ ऐड हुआ है ना कुछ डिलीट हुआ है। ठीक है, इसमें आपको पहले बायोडाइवर्सिटी के 3 लेवल समझाए हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, द टर्म बायोडाइवर्सिटी वॉज पॉपुलराइज्ड बाय, अगर आपने देखा हो तो स्टार्टिंग में ही एक सोशियो बायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन का नाम दिया हुआ है, इन्होंने इस टर्म को पॉपुलराइज किया था बायोडाइवर्सिटी को। ठीक है, तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पॉल अर्लिच का नाम भी इसी चैप्टर में आगे आता है, जो रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस दी थी वो पॉल अर्लिच थे। वोन हम्बोल्ट जिन्होंने स्पीशीज डाइवर्सिटी पर स्टडी की थी, है ना, इसी वाले चैप्टर में आता है ना, यस इसी में आएगा आगे। एंड रॉबर्ट मे ने अपना एक एस्टिमेट दिया कि पूरे वर्ल्ड में कितनी स्पीशीज हैं, वो भी इसी चैप्टर में दे रखा है। तीनों सारे साइंटिस्ट का नाम इसमें अभी आगे आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, राउवोल्फिया वोमिटोरिया, ठीक है, प्लांट का नाम है, यू नो, एक हर्बल मेडिसिन है, मतलब मेडिसिनल प्लांट है ये, इससे आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाई जाती हैं। तो राउवोल्फिया वोमिटोरिया शो डिफरेंसेस इन केमिकल इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी। तुम्हारी बुक में ही तुमने ढंग से पढ़ रखा हो तो यहाँ दे रखा है कि राउवोल्फिया वोमिटोरिया से हमको रेसरपीन मिलता है ना, ध्यान रखना, हो सकता है यही पूछ लें तुमसे, क्या मिलता है बच्चों इससे हमें मिलता है रेसरपीन, ये रहा। तो जो रेसरपीन है ना, ये इससे मिलने वाला एक केमिकल है। तो ये केमिकल जितने भी राउवोल्फिया के प्लांट्स हैं उनसे जब रेसरपीन को हम निकालते हैं तो एग्जैक्टली सेम नहीं होता, बल्कि किसी में रेसरपीन की पोटेंसी अलग होती है, किसी में ज़्यादा इफेक्टिव मिलता है, किसी से कम इफेक्टिव मिलता है, एंड इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है एक्टिव केमिकल की वो भी सब में अलग अलग है। तो ये क्यों होता है? बट ऑब्वियस जेनेटिकल डिफरेंस की वजह से। भाई हम सब में भी जितने भी ह्यूमन्स हैं हम सब सेम स्पीशीज़ के हैं, बट कहीं ना कहीं हमारे में जो डिफरेंसेज हैं वो क्यों है? क्योंकि हमारा
जेनेटिक्स में आप पढ़ते हो ना 99.9% जीनोम हमारा सेम है, बट 0.1% जीन्स हम सबके डिफर करते हैं और वही हमारे में डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं। तो बस इसी डाइवर्सिटी को आप क्या कहते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी, कि एक ही स्पीशीज के सभी ऑर्गेनिजम्स कभी भी एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं होते, कोई ना कोई डिफरेंस उनमें होता है। ओके, तो उसका एग्जाम्पल यहाँ एक तो रेसरपीन से समझाया है आपको, एक आपको मैंगो की वेराइटीज, राइस की 50,000 वेराइटीज, इन सब से भी समझाया है। तो ऐसा कोई भी एग्जाम्पल नीट में आएगा तो आपसे पूछ लेंगे कि इस तरह की डाइवर्सिटी किस लेवल को शो करती है, तो ये क्यों अलग है, एक ही स्पीशीज की वेराइटीज अलग अलग क्यों हैं, बिकॉज ऑफ द जेनेटिक डिफरेंसेस। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो वही चीज़ यहाँ पूछी है बच्चों, मतलब स्टेटमेंट टाइप है कि राउवल्फिया वोमिटोरिया शो डिफरेंस इन केमिकल इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी, क्या नहीं। स्पीशीज डाइवर्सिटी आप कब कहोगे, जब अलग अलग स्पीशीज की हम बात कर रहे हैं। जैसे अगेन एनसीईआरटी में ही आप देख सकते हो कि अगर मान लो हम किसी रीजन को स्टडी कर रहे हैं, हम वेस्टर्न घाट को स्टडी कर रहे हैं एंड हम ईस्टर्न घाट को स्टडी कर रहे हैं, कोई भी दो अलग अलग जगह हैं। अब वेस्टर्न घाट पे जो एम्फीबियंस की स्पीशीज़ हैं, क्या ये ज़रूरी है कि ईस्टर्न घाट पे वही सेम एम्फीबियंस हो, नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अलग अलग बर्ड्स में भी ऐसे बहुत वेरिएशंस होते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड स्पीशीज़ डाइवर्सिटी, कि किसी एक जगह पर किसी भी ग्रुप के मेंबर्स, ग्रुप मतलब क्लास, ऑर्डर, फैमिली, कोई भी हो सकता है, उसकी जो भी स्पीशीज़ हैं वो दूसरे एरिया के सेम नहीं होंगी, वहाँ पर कुछ नए तरह की स्पीशीज़ आपको मिल सकती है, तो वो होगा स्पीशीज़ डाइवर्सिटी, है ना। ये बहुत अभी पढ़ाते वक्त तो हाँ हाँ लग रहा है तुमको कि यस मैम हमें समझ में आ रहा है, बट ये जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी छोटी छोटी सी टर्म्स है, इन पर हमारा ध्यान नहीं जाता और हम अननेसेसरी गलती कराते हैं वहाँ पे नीट में, है ना। तो आपको एकदम ध्यान से देखना है कि भाई राउवल्फिया वोमिटोरिया की बात हो रही है, यानी स्पीशीज़ एक ही है, उसके किसी केमिकल में स्पीशीज़ डाइवर्सिटी कैसे हो सकती है, उसके किसी केमिकल में तो जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी ना, तो इसलिए गलत हो गया। देन रेसरपीन डिफर इन टर्म्स ऑफ पोटेंसी एंड कॉन्सेंट्रेशन इन डिफरेंट प्लांट्स, ये बिल्कुल ठीक है। ओके, तो यानी स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, ऑप्शन सी। डन। नेक्स्ट, इन इंडिया वी फाइंड मैंगोज विद, याद आ रही है मैंगोज की, अभी तो सर्दियाँ खत्म होने वाली हैं, अभी तो है टाइम है, गर्मियाँ आएंगी फिर मैंगोज खाना खूब, है ना। इन इंडिया वी फाइंड मैंगोज विद डिफरेंट फ्लेवर्स, कलर्स, फाइबर, शुगर एंड इवन शेल्फ लाइफ, है ना। शेल्फ लाइफ समझते हो ना, जो भी हमारे टमाटोज हैं या जो भी वेजिटेबल फ्रूट्स हैं उनको हम कितने टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं, दैट इज शेल्फ लाइफ। तो ये कह रहा है भाई सब में अलग अलग तरह की फ्लेवर्स वगैरह होते हैं, तो ये किसको बता रहा है, बताओ ये कौन सी डाइवर्सिटी हुई। आप कैसे सोचोगे एग्जाम में, भाई मैंगो की बात कर रहे हैं हम तो उसकी एक ही स्पीशीज़ की बात हो रही है, मैंगो एक स्पीशीज़ है, मैंजीफेरा इंडिका मान लो, अब उसमें वो कह रहा है कि सबकी अलग 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 फ्लेवर्स हैं, जो भी है शुगर कंटेंट है, क्यों, बिकॉज ऑफ द कौन सी डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, सबके जीन्स अलग अलग है। सो दिस इज ऑप्शन सी। मैं कह रही हूँ ना एग्जाम में जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड स्पीशीज़ डाइवर्सिटी में आपको कन्फ्यूज़न होगा, बट अगर आप पढ़ के गए हो, घर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके गए हो तो नहीं होगा। एक ही तरीका है कन्फ्यूजन्स को अवॉइड करने का, कॉन्सेप्ट पे होल्ड एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस, उसके बिना और कोई तीसरा मेथड मुझे नहीं पता, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जेनेटिक डाइवर्सिटी कंप्राइजेज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ जीन इन डिफरेंट टाइप स्पीशीज एज वेल एज सेम स्पीशीज। ये कह रहा है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब है डिफरेंट टाइप ऑफ जीन, यहाँ तक की बात तो सही है, इन डिफरेंट टाइप स्पीशीज एज वेल एज सेम स्पीशीज। भाई सेम स्पीशीज के जो मेंबर्स हैं वो तो जेनेटिकली डाइवर्स होंगे ही, लेकिन अगर हम डिफरेंट स्पीशीज को देख रहे हैं तो वो भी तो जेनेटिक डाइवर्सिटी शो करते हैं या नहीं। इस स्टेटमेंट को पढ़ के अगेन हमें कंफ्यूजन हो सकता है कि यार सेम स्पीशीज में तो जेनेटिक डाइवर्सिटी समझ में आती है बट डिफरेंट स्पीशीज में क्यों, तो इसका मतलब क्या कि डिफरेंट स्पीशीज के सारे जीन्स एक जैसे हैं, बल्कि उनमें तो और ज़्यादा जेनेटिक डिफरेंस मिलेंगे आपको। तो यस, जेनेटिक डाइवर्सिटी डिफरेंट स्पीशीज में भी होती है एंड सेम स्पीशीज के मेंबर्स में भी होती है। ओके, तो दिस इज राइट वन। एम्फीबियन स्पीशीज डाइवर्सिटी इज मोर इन ईस्टर्न घाट देन द वेस्टर्न घाट। इसको बोलते हैं एनसीईआरटी से एग्जैक्टली उठ के आई चीज़ कि आपने एनसीईआरटी को कितना ध्यान से पढ़ा है। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, थोड़ा सा रटने वाली चीज़ है कि वेस्टर्न घाट में ग्रेटर एम्फीबियन की स्पीशीज डाइवर्सिटी है। कहाँ ज़्यादा तरह के एम्फीबियंस है, वेस्टर्न साइड पे इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा बच्चों, जबकि ये कह रहा है कि एम्फीबियन की डाइवर्सिटी ईस्टर्न घाट में ज़्यादा है, तो ये गलत हो गया। यानी
स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, सेकेंड इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी। ठीक है, ये याद रखना प्लीज। ईस्ट और वेस्ट में से कहाँ ज्यादा टाइप के एम्फीबियंस मिलेंगे? वेस्ट में। वेस्ट का जो भी वेस्ट की तरफ इंडिया की बात हो रही थी ना इसमें बच्चों, इंडिया की बात हो रही है कि वर्ल्ड की बात हो रही है? हाँ, घाट्स की बात हो रही है। ठीक है, वॉट एवर ये जो भी है ना, जियोलॉजी जियोग्राफी आपकी, ये मुझे इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं पता है। तो इसमें जो भी ईस्टर्न, अगर इंडिया की बात हो रही है तो आप इंडिया में देख लेना कि ईस्ट में कौन से स्टेट्स हैं, वेस्ट में कौन से हैं, है ना, और एग्जाम्पल से ध्यान रखना। और अगर ऑल ओवर देख रहे हैं हम तो ऑल ओवर देख लेना, बट याद रखना दैट मैटर्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, following arrangement is correct from the point of view of decreasing biodiversity in angiosperm, fungi, mosses and algae। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ना इस चैप्टर में, ये तो हो गया आपका, इसका कोई क्वेश्चन नहीं लिया मैंने। एक इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी होती है, जिसका मतलब होता है कि अगर हम एक बहुत बड़े जियोग्राफिकल रीजन में, जैसे इंडिया कंट्री में हम देख रहे हैं, तो हमें डेजर्ट्स भी मिलेंगे, फॉरेस्ट भी मिलेंगे, मैंग्रोव्स भी मिलेंगे, सम जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ कोरल रीफ्स भी मिलेंगी, है ना। मतलब कोरल रीफ्स पानी के अंदर होती है, समुद्र के अंदर, जहाँ कोरल रीफ्स पढ़ाया था मैंने आपको। वेटलैंड्स, एस्चुरीज, अल्पाइन मीडोज, बहुत तरह के इकोसिस्टम्स हैं हमारे इंडिया में। जबकि आप उसको अगर नॉर्वे से कंपेयर करोगे, जो कि एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है, पोल्स की तरफ थोड़ा ज़्यादा है, तो वहाँ पर डाइवर्सिटी कम मिलेगी। तो इकोलॉजिकली अगर आप दो अलग अलग रीजन्स को स्टडी कर रहे हो कि कहाँ पे ज़्यादा तरह के इकोसिस्टम्स हैं, कहाँ कम है, तो वो कहलाती है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, इस पर क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना। देन यहाँ पर इस चैप्टर में आपको कुछ डेटाज दिए हैं। IUCN की फुल फॉर्म कई बार पूछ लेते हैं, ध्यान रखना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ, अब एक ही एन है बट इस एन का फुल फॉर्म है नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। पहले नेचुरल रिसोर्सेज नहीं था, उसमें नेचर ही था, बाद में नेचुरल रिसोर्सेज को भी ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये अलग अलग स्टडीज़ करता है, रेड लिस्ट वगैरह निकालता है, बताता है बायोडाइवर्सिटी का क्या पैटर्न चल रहा है। ओके, उसके बारे में है। फिर यहाँ पर रॉबर्ट मे अभी नाम आया था, रॉबर्ट मे का एक एस्टीमेट दे रखा है कि सम एक्सट्रीम एस्टीमेट सेज दैट 20 to 50 मिलियन स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं। बट रॉबर्ट मे ने ऐसा नहीं कहा था। रॉबर्ट मे ने, पहले भी आया था इनका नाम शायद फर्स्ट चैप्टर में लिविंग वर्ल्ड में, रॉबर्ट मे ने कहा है कि 7 मिलियन स्पीशीज वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, बट ऑब्वियस हमने अभी तक सबको नहीं खोजा है। ठीक है, तो ये डेटा है, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस। इस चैप्टर से इस तरह की चीज़ें पूछ लेते हैं बच्चों, तो अब जितनी बार पढ़ोगे उतना आपको अच्छा रहेगा। ओके, देन यहाँ पर भी अगेन बता रखा है कि ये तो आपको वैसे भी पता है ना कि मोस्ट लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, जो हमारा एनिमल किंगडम है उसमें आर्थ्रोपोडा, और आर्थ्रोपोडा में भी सबसे ज़्यादा डाइवर्स कौन है? इंसेक्ट्स है। तो यहाँ पे एक लाइन लिखी है कि एवरी 10 एनिमल्स को अगर आप इस प्लेनेट पे देखोगे तो उनमें से 7 इंसेक्ट्स है। इतना ज़्यादा डाइवर्स है इंसेक्ट्स। ठीक है, ओके, तो ये सब चीज़ें दे रखी है इसमें, थोड़ा सा आप देख लेना। अब ये जो डायग्राम्स हैं, कुछ पाई चार्ट्स यहाँ पे दिए हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार नीट में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको ये तीनों डायग्राम्स अच्छे से समझ के जाने हैं। ये इन्वर्टिब्रेट्स का डायग्राम है। इन्वर्टिब्रेट्स में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी बच्चों इंसेक्ट्स की है, और इंसेक्ट्स के बाद यहाँ पे ये 3 कॉलम दिए हैं, है ना। तो आप इसको कैसे भी कोई ट्रिक बना लेना, या तो OCM जैसे भी याद रखो कि इंसेक्ट्स के बाद क्रस्टेशियंस बाद में आएंगे, पहले अदर एनिमल्स। सारे इंसेक्ट्स एक तरफ, इंसेक्ट, मॉलस्का और क्रस्टेशियन के अलावा जितने भी इन्वर्टिब्रेट्स बचे वो सेकेंड नंबर पर है। देन थर्ड नंबर पे मॉलस्का है, और फोर्थ नंबर पे क्रस्टेशियंस की डाइवर्सिटी है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। वर्टिब्रेट्स में आपको मैं हमेशा परम याद कराती हूँ ना, तो आप इसको परम से ही याद रखोगे। देखो PARAM, है ना, एंटी क्लॉकवाइज चलना है आपको, एंटी क्लॉकवाइज परम लिखना है इसमें। तो सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी किसकी? क्योंकि अर्थ पे पानी ज़्यादा है तो फिशेस की डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा है। देन उसके बाद अच्छा, इसमें AM में ऐसा नहीं है कि ये डाइवर्सिटी का लेवल है, इसमें अलग अलग है। अगर देखोगे तो बर्ड्स की ज़्यादा है, फिर रेप्टाइल्स की है ना, फिर जो भी इनके एग्जैक्ट डेटा नहीं दे रखे, बट आपको तो बस डायग्राम में भरकर आना होगा। तो आपसे कोई डेटा नहीं पूछेगा कि इसका एग्जैक्ट नंबर बताओ, इसका एग्जैक्ट नंबर बताओ, वो नहीं दिया NCERT में। आपको जस्ट ध्यान रखना है कि कौन सा कॉलम किसका है। ठीक है, देन प्लांट्स की अगर हम बात करें, ये तो एनिमल्स की बात हो गई। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो आप देखना प्लांट्स में ही इन्होंने फंजाई को भी इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, सॉरी तो यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों, तो ये जो प्लांट्स हैं उसमें है ना, इन्होंने फंजाई को भी इंक्लूड किया हुआ है। फंजाई को अलग से डाइवर्सिटी में नहीं बताते,
क्योंकि आपको पता है ना पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन चलता था, उसमें फंजाई और प्लांट्स को एक साथ रखा गया था क्योंकि दोनों के पास सेल वॉल होती है। अब 5 किंगडम में दोनों अलग अलग है, बट स्टिल जब भी हम ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में, तो फंजाई को प्लांट्स के अंडर ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बाकी सब तो बहुत कम नंबर है, बट फंजाई और एंजियोस्पर्म को अगर आप कंपैरिजन करें तो फंजाई इज द मोस्ट डाइवर्स ग्रुप, ठीक है। क्योंकि फंजाई एक किंगडम है बट ऑब्वियस, तो फंजाई की जो डाइवर्सिटी है वो सबसे ज़्यादा है, इसकी मिलियंस में जाती है कुछ स्पीशीज, जबकि एंजियोस्पर्म्स की लैक्स में ही है, ठीक है। तो दैट्स वाई फंजाई इज द मोस्ट डाइवर्स ग्रुप। इस चीज़ को आप अगर मेरी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन सीरीज से पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर मैंने ना मेरे लेक्चर में कमेंट करके सही करा है, क्योंकि शायद वहाँ पे पढ़ाते वक्त मैंने गलती से उल्टा बोल दिया था, एंजियोस्पर्म की डाइवर्सिटी ज़्यादा बता दी थी। तो प्लीज़ अगर आपने वहाँ से देखा है लेक्चर तो वहाँ पे भी करेक्ट कर लो, मैंने कमेंट बॉक्स में करेक्ट कर दिया था। और यहाँ भी ध्यान रखना, जस्ट रिमेंबर कि फंजाई एक किंगडम है तो उसमें बहुत सारी मिलियन ऑफ स्पीशीज हैं, जबकि एंजियोस्पर्म प्लांट किंगडम का एक डिवीजन है, तो ये इसके कंपैरिजन में कम डाइवर्स है, ठीक है। और एंजियोस्पर्म के बाद अगर आप देखेंगे तो एल्गी, मॉसस, फर्न्स, लाइकेन्स, इस तरह से ये डिवीजन है, ठीक है। तो आपको ये ना ध्यान रखना है, यहाँ पर ध्यान रखना है कि एल्गी और लाइकेन में AL, यहाँ पर MF, जैसे भी कोई भी इनकी ट्रिक्स बना लो छोटी छोटी, क्योंकि ये पूछ सकते हैं आपसे, ABCD लिख के दे देंगे एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सा किसका ग्रुप है। तो वहाँ कोई लॉजिक लगाने बैठोगे तो नहीं मिलेगा आपको। तो ये कुछ चीज़ें रटने वाली और ट्रिक बनाने वाली है इस चैप्टर में, दैट यू हैव टू डू, क्लियर। और जो भी अच्छी ट्रिक्स हैं वो प्लीज़ यहाँ भी शेयर कर दिया करो कमेंट बॉक्स में, बाकी बच्चों को भी फ़ायदा मिल जाएगा। ओके, चलिए तो आते हैं हम वापस। यहाँ पर यही हमसे पूछा है कि हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, जिसमें एंजियोस्पर्म को इन्होंने N से रिप्रेजेंट किया है, फंजाई को F से किया है। तो फंजाई की ज़्यादा है तो पहले F देख ले हम किस में दे रखा है, इन दोनों में, फिर N दे रखा है दोनों में ही। अब मॉसेस और एल्गी में देखेंगे तो अभी आपने देखा था एल्गी की ज़्यादा थी, तो एल्गी पहले और फिर लास्ट में। मॉसेस को P से रिप्रेजेंट किया है, सो इसको P को लास्ट में। सो ऑप्शन D इज द करेक्ट चॉइस, ठीक है। एल्गी और मॉसेस में आप देख सकते हैं एल्गी का ब्लॉक बड़ा है, मॉसेस का छोटा है कंपैरेटिवली। एल्गी वैसे भी पानी में होती है ना, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी समुद्र में भी होती हैं, तो इसलिए एल्गी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू मॉसेस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए, ये ध्यान रहेगा। ये ऑर्डर आप अपने एनसीईआरटी में जहाँ डायग्राम बना हुआ है वहाँ पर भी लिख सकते हो, बस आपको सिंबल्स ध्यान रखने हैं। चलिए नेक्स्ट आता है, बायोलॉजिस्ट आर श्योर अबाउट हाउ मैनी प्रोकैरियोटिक स्पीशीज आर लिविंग नाउ। गलत लिखा है, हमने पढ़ रखा है कि बायोलॉजिस्ट के पास बाकी सबका तो फिर भी एक एस्टिमेट है, बट प्रोकैरियोटिक स्पीशीज माइक्रोब्स जो हैं वो टोटल कितने हैं उनका अंदाजा लगाना इज क्वाइट इम्पॉसिबल, क्योंकि कई सारे तो कल्चर ही नहीं होते है ना, और जिनके भी कल्चर होते हैं वो इतना ईजी नहीं है। तो इसलिए अभी तक हमें प्रोकैरियोट्स के बारे में नहीं एग्जैक्टली पता है। तो ये तो गलत हो गया, ये कह रहा है श्योर है हम, नो वी आर नॉट श्योर। The conventional taxonomic methods are not suitable for identifying microbial species। ये स्टेटमेंट सही है, बट क्योंकि assertion ही गलत है तो हम ये तो कह नहीं सकते कि ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पे assertion is false, reason is true, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, which statement is correct, ठीक है भाई। अब हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। अब यहाँ से क्वेश्चन आया है पैटर्न्स ऑफ, ये भी पूरा बच्चों रट्टाफिकेशन वाला पैराग्राफ है। इसमें बताया है कि इंडिया में कितने वर्ल्ड का लैंड एरिया है, कितनी हमारी स्पीशीज डाइवर्सिटी है, उसमें भी प्लांट्स एनिमल सबका अलग अलग बताया है। इस पैराग्राफ से मैंने एज सच कोई क्वेश्चन नहीं देखा। इसमें एक ही चीज़ आप ध्यान रखना कि जो 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज हैं हमारे वर्ल्ड में, उनमें से इंडिया भी इज़ वन ऑफ देम, ठीक है। बाकी सब जिसकी जितनी रटने की पावर अच्छी है वो रट सकता है, कुछ भी नहीं कह सकते, क्वेश्चन आ भी सकता है, क्वेश्चन नहीं भी। अभी तक तो इस पैराग्राफ से कोई खास क्वेश्चन बना नहीं है, ठीक है। चलिए नाउ अब पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये थोड़ा सा फिर भी लॉजिकल भी कह सकते हैं आप। इसमें कुछ चीज़ें रटने वाली हैं, कुछ लॉजिकल है। इसमें आपको एक तो कुछ नंबर दिए हैं कि जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाओगे वैसे वैसे डाइवर्सिटी कम होगी। एक इसमें लॉजिकल चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर ये हमारा इक्वेटर है तो इक्वेटर के आसपास जितने भी एरियाज होते हैं बच्चों, जिनको आप बोलते हैं ट्रॉपिक्स, है ना, ट्रॉपिकल एरियाज, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट डाइवर्स एरियाज होते हैं ये, ठीक है। सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी जो आपको मिलेगी वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में मिलेगी, ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में मिलेगी। क्यों? क्योंकि इक्वेटर पे सनलाइट सीधा गिरती है,
मैक्सिमम टाइम के लिए अवेलेबल रहती है। यू नो कि ट्रॉपिक्स पर सीजनल वेरिएशंस बहुत कम होते हैं, तो हर स्पीशीज़ को ग्रो करने का बहुत अच्छा टाइम मिलता है, तो जो स्पीसिएशन होता है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। तो ट्रॉपिक्स पर सनलाइट की अवेलेबिलिटी भी अच्छी है और बारिश भी अच्छी है। सोचो, सनलाइट भी बहुत अच्छी है और बारिश भी बहुत अच्छी है, तो इस वजह से ट्रॉपिक्स आर मोस्ट डाइवर्स रीजन इन द वर्ल्ड, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर आप ट्रॉपिक्स से दूर जाओगे नॉर्थ और साउथ की तरफ, तो आपको मिलेंगे टेम्परेट रीजन्स, सब पढ़ा रखा है मैंने ना, सिर्फ एक बार रिवाइज करा रही हूँ आपको। टेम्परेट रीजन्स मिलेंगे, और सबसे एंड पर चले जाओगे तो आपको पोल्स मिलेंगे, है ना। तो पोल्स में तो आपको पता है मिनिमम डाइवर्सिटी है, बर्फ पड़ी रहती है, कहाँ वहाँ पे आपको प्लांट और एनिमल ज़्यादा मिलेंगे, और टेम्परेट में एवरेज है, ट्रॉपिक्स से कम, पोल्स से ज़्यादा, ठीक है। टेम्परेट में इंडिया का भी बहुत बड़ा जोन टेम्परेट में आता है। टेम्परेट में सीजनल वेरिएशंस बहुत होते हैं, सब लिखवा रखा है मैंने नोट्स में आपको। सीजनल वेरिएशन सबसे ज़्यादा टेम्परेट में होते हैं, अच्छे खासे सारे सीजन्स देखने को मिलते हैं, और इस वजह से स्पीशीज़ डाइवर्सिटी ट्रॉपिक्स से थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। क्लियर है क्या? तो ये एक थोड़ा सा लॉजिकल पार्ट था। बाकी यहाँ पे कुछ डेटा दे रखा है, ये रहा ये लॉजिकल पार्ट जो मैंने आपको समझाया कि वाई ट्रॉपिक्स हैव ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो उसके रीजंस दे रखे हैं यहाँ पर। एक तो स्पीसिएशन के लिए टाइम अच्छा मिलता है स्पीशीज़ को, दूसरा ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में सीजनल वेरिएशंस बहुत कम होते हैं, रिलेटिवली कांस्टेंट एनवायरनमेंट रहता है जो स्पीशिएशन को फेवर करता है, एंड सोलर एनर्जी बहुत अच्छी अवेलेबल है, ठीक है। डन। चलिए तो देखते हैं इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? स्पीशीज डाइवर्सिटी इन जनरल इंक्रीजेज फ्रॉम पोल टू इक्वेटर। पोल टू इक्वेटर, यस, स्पीशीज डाइवर्सिटी पोल से इक्वेटर पर आने पर बढ़ेगी और इक्वेटर से पोल पर जाने पर घटेगी, तो ये सही है। कन्वेंशनल टेक्सोनॉमिक मेथड्स आर इक्वली सुटेबल फॉर हायर प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये भी क्वेश्चन किया था हमने, माइक्रोब्स के लिए we do not have the methods, ठीक है। इंडिया शेयर ऑफ ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी इज अबाउट 18%। डेटा बेस्ड क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे दे रखा है इंडिया का स्पीशीज डाइवर्सिटी में शेयर है 8.1%, ठीक है, नॉट 18%। देन देयर आर अबाउट 25,000 नोन स्पीशीज ऑफ प्लांट्स इन इंडिया। 45,000 के आसपास है शायद कुछ इंडिया में, हाँ, प्लांट्स 45,000 है और उसका जस्ट डबल कर दो वो एनिमल स्पीशीज है, तो ये भी गलत है ना। ये यही कह रही हूँ बच्चों मैं आपको कि अब ये तो हम यहाँ पे एनसीईआरटी हमने खोल रखी है, हमने वहाँ पे देख लिया। अब ऐसे एग्जैक्टली एग्जाम में आपको कहाँ से याद आएगा कि कितना % किसका है, कितनी स्पीशीज इसमें है, तो ज़्यादा नहीं आता। पर फिर भी मैं कहूँगी जब भी तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो ना, तो ऐसी चीज़ों को हमेशा देखा करो, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में वो मेमोरी पड़ी रहती है, बाई चांस नीट में क्वेश्चन आ जाए तो फिर सही हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो सारे गलत है, सिर्फ फर्स्ट वाला इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, IUCN स्टैंड्स फॉर, अभी देखा था हमने, इंटरनेशनल यूनियन, ये रहा, कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट बताना है बच्चों आपको, ठीक है। अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है ये, हैज़ ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ, बिल्कुल ठीक है। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी इज 7 मिलियन, यस। बायोडाइवर्सिटी ग्रेटेस्ट होती है ट्रॉपिक्स में, यस। तो यहाँ पे सभी स्टेटमेंट्स सही है, ओके। अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट है ना, मुझे लगता है जो अमेजोन वेबसाइट का नाम है उसे शायद अमेजोन इसलिए रखा होगा कि जैसे अमेजोन के जंगल में हर तरह की चीज़ अवेलेबल है, वैसे अमेजोन की वेबसाइट पे भी सब कुछ अवेलेबल है, तो इसीलिए उन्होंने शायद इसी से लिंक करता हुआ रखा हो। बट तुम्हें तो याद रहेगा कि अच्छा यार, अमेजोन फॉरेस्ट आर वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। देन स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, हाँ ये आ गया बच्चों वोन हम्बोल्ट की स्टडी, जो मैं तुम्हें कह रही थी शुरू में। वोन हम्बोल्ट ने एक स्टडी की थी स्पीशीज और एरिया कि जैसे जैसे वो किसी एरिया को एक्सप्लोर करते गए वैसे वैसे उन्होंने देखा कि स्पीशीज रिचनेस बढ़ रही है। एक लेवल ऐसा आएगा जब स्पीशीज रिचनेस कांस्टेंट हो जाएगी कि अब उन्हें नए नए, मान लो उन्होंने 75% जंगल एक्सप्लोर किया तो उन्हें नए नए तरह की स्पीशीज मिलती गई। अब जो रिमेनिंग 25% जंगल बचा है वहाँ पर वही सेम स्पीशीज रिपीट होंगी, कुछ नया उनको नहीं मिलेगा। तो दैट इज एरिया स्पीशीज रिचनेस या स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, ठीक है। इसका जब उन्होंने वैल्यूज का कर्व बनाया तो कर्व उन्हें कैसा मिला, इसका शेप आप याद रखना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं इस तरह के कर्व को, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और इसकी इक्वेशन भी रट लेना, s = CA⁻Z, ये रहा। इसको लॉग की फॉर्म में भी पूछ सकते हैं आपसे, log s = log C + Z log A, है ना। इतना तो बेसिक मैथ्स में आती होगी, Z यहाँ आ जाएगा,
दोनों के बीच में प्लस आ जाएगा, ठीक। उसमें भी ये भी पूछा गया है, इस इक्वेशंस पे आए हैं क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पे कौन सा किसको रिप्रेजेंट करता है। तो एस तो सबको पता है स्पीशीज रिचनेस को कर रहा है, ए एरिया को कर रहा है, तो आपको सी और जेड याद रखना है। सी और जेड किसको करता है, जेड इज द स्लोप ऑफ द लाइन, जिसको कहते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ऐसा कुछ हमने वहाँ भी पढ़ा था ना प्लांट ग्रोथ में, है ना, W इज इक्वल टू W0 ERT, उसमें R था इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। तो थोड़ा इस तरह की चीज़ें मिक्स भी हो जाती हैं कई बार, तो बी स्पेसिफिक। और सी क्या है, y का इंटरसेप्ट, ठीक है, क्लियर। प्लस इस वाले पैराग्राफ से भी क्वेश्चन आए हैं बच्चों कि ये जो z की वैल्यू है ना, जो हम कह रहे हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, ये इकोलॉजिस्ट के लिए बहुत मैटर करती है, क्योंकि जनरली इकोलॉजिस्ट ने देखा है कि z की वैल्यू 0.1 से 0.2 के बीच में रहती है, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द टेक्सोनॉमिक ग्रुप और द रीजन। चाहे वो किसी भी जगह के किसी भी टेक्सोनॉमिक ग्रुप को स्टडी करें, जनरली जो z की वैल्यू आती है वो 0.1 से 0.2 के बीच में आती है। एक फैक्ट तो ये हो गया, ठीक है। देन दूसरा, कुछ ऐसी स्टडीज देखी गई जहां पर z की वैल्यू 0.1 से 0.2 नहीं आती, बल्कि चेंज हो जाती है। कितनी हो जाती है, ये हो जाती है 0.6 से 1.2। कब होती है z की वैल्यू 0.6 से 1.2, जो बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट स्टडी करते हैं, व्हेन वेरी लार्ज एरिया, सपोज कोई एंटायर कॉन्टिनेंट स्टडी कर रहे हैं, तो ये जो स्लोप है वो थोड़ा स्टीपर हो जाता है, और जो z की वैल्यू है वो बढ़ जाती है 0.6 से 1.2। ये सब अलग अलग फैक्ट्स हैं, इन पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि फ्रूगीवोरस जो बर्ड्स होते हैं, फ्रूट्स खाने वाले जो बर्ड्स हैं, एंड जो मैमल्स हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, है ना, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बहुत रिच है, डाइवर्स है, तो वहाँ पर ये स्लोप की वैल्यू आई, z की वैल्यू आई थी 1.15। तो अब आपसे इन तीनों डेटाज में किसी पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको जब भी इस चैप्टर को आप रिवाइज करेंगे तो इस पार्ट पर वेरी इंपॉर्टेंट लिख दो, ये आपको पढ़ के जाना ही है, ठीक है, क्लियर। जरा सा लापरवाही, जरा सा आलस हमेशा ध्यान रखो, 1 ईयर ड्रॉप करवा सकता है दोबारा। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है, लास्ट के जो तुम्हारे पास, अब जनवरी भी लगभग खत्म होने को आया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन 3 महीने में बिल्कुल लेजीनेस नहीं होगी, बिल्कुल भी नेग्लिजियंस नहीं होगा। कुछ याद नहीं आ रहा है, उठो अपनी बुक खोलो, उसमें देखो। ये सबसे अच्छा तरीका होता है चीज़ों को याद करने का। जनरली मैंने देखा है आप लोग क्या करते हो ना, कुछ पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते कोई टर्म आई, कोई कॉन्सेप्ट आया, किसी क्वेश्चन पर अटक गए, तो तुम या तो डाउट पूछ लेते हो, चलो अच्छी बात है, एटलीस्ट डाउट भी पूछ लिया तो टीचर ने तुम्हें समझा दिया, या कई बार सोचते हो ठीक है यार बाद में देख लेंगे, जब वो ये वाला सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना तब देख लेंगे। वो तब कभी नहीं आता, तब तक तुम भूल चुके होंगे कि तुम इस पर अटके थे। तो सबसे अच्छा तरीका है, जिस भी चीज़ पर अटक रहे हो तुम, वो किसी भी चैप्टर का कहीं से भी पूछा गया क्वेश्चन हो, हमेशा जहाँ पर आप पढ़ाई करते हो वहाँ पर अपने तीनों सब्जेक्ट्स की जो मेन बुक्स है, NCERT या जो भी तुम्हारे मेन नोट्स हैं वो होने चाहिए अवेलेबल। और जैसे ही तुम अटक रहे हो तभी उसी टाइम उसको खोलो, NCERT से देख सकोगे, बहुत अच्छी बात है, उस चीज़ को तुरंत रिवाइज कर लो, क्योंकि इस तरह से सडनली हम जिन चीज़ों को देखते हैं ना वो हमारी ब्रेन में लॉन्ग टाइम तक याद रहती हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द बेस्ट मेथड, अगर आप अपनाओगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा, ओके। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है हमारे पास, ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप, ये उन्होंने कहाँ की थी बच्चों स्टडी, साउथ अमेरिकन के जंगल्स में, ठीक है। ये किसने की थी, अच्छा तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, तो वोन हमबोल्ट ने, ठीक है, वही सारे नाम दोबारा आ गए। देन if S is species richness, A is the area, Z is the slope of line, C is the y intercept, तो आपको इक्वेशन बतानी है। तो इक्वेशन अभी हमने देखी थी, S is equal to C A की पावर Z, मल्टीप्लाई हो रहा है, लॉग में प्लस हो जाएगा, है ना, यहाँ तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना C इंटू A, और लॉग में जब है तब प्लस है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion reason type. If the species area relationship are analyzed among very large area, that is the entire continent, the value of z, that is slope of line, becomes steeper. Yes, अभी हमने देखा, and lie in the range of 0.6 to 1.2. Reason दिया है, the value of z, that is slope of line, lie in the range of 0.1 to 0.2 when analysis is done among small area. बात दोनों सही है, बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, वो अलग फैक्ट है, ये अलग फैक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी ऑप्शन ए, ठीक है। देखो पढ़ा, अभी पढ़ा हमने,
तुरंत हमें आंसर मिल गया। इतना फ्रेश अगर चीज़ें रहेंगी दिमाग में, इतना अच्छे से बार बार कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करोगे तो तुम्हें फ़ायदा मिलने वाला है। और ये सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस से होगा। अब वो टाइम नहीं है जब आप थ्योरी को पढ़ते रहो और ये सोचते रहो कि यार थ्योरी पढ़ने से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं बच्चों, डेली मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम हमें वन शॉट करा दो, बट बच्चों आप समझो इस बात को कि मुझे जहाँ तक लगता है कि वन शॉट ना सिर्फ उन बच्चों के लिए जिन्होंने पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ा, अब उन्हें लगता है कि यार अब हमें कोई कोर्स कंप्लीट करा दे, तो उन बच्चों के लिए है वन शॉट। और मुझे बहुत कम चांसेस लगते हैं कि यार ऐसे करके तो आप कैसे ही सिलेक्शन लोगे, कितना टफ कॉम्पिटिशन है। मतलब मैं किसी को ऐसे नहीं है डिस्करेज कर रही हूँ या कुछ, मैं तुम्हें फैक्ट्स बता रही हूँ, है ना। अननेसेसरी आजकल इतना डिजिटल दुनिया हो गई है, यूट्यूब पे तुम छोटे कोई वीडियो देख लेते हो, कुछ भी देख लेते हो कि हाँ 2 महीने 3 महीने पढ़ के सिलेक्शन ले लो। नहीं है इतना आसान, मेरी बात मानो। अगर अब तुम जागे हो, अब तुम्हें लगता है कि नहीं नाउ आई विल वर्क सिंसियरली, तो कोई बात नहीं, 3 महीने कुछ अच्छा पढ़ के सीखने में लगाओ। इस बार नहीं हुआ सिलेक्शन, अगली बार डेफिनेटली हो जाएगा। बट हर बार 3-3 महीने वाली तैयारी करोगे ना तो पता नहीं कितने साल निकल जाएंगे, सिलेक्शन नहीं होने वाला। ओके, तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही बेस्ट मेथड है कि तुमने जो भी पूरे साल अपनी पढ़ाई की है, अब दिस इज द टाइम व्हेन यू हैव टू डू विग्रस क्वेश्चन प्रैक्टिस। हर चैप्टर को उठाओ, उसके खूब सारे क्वेश्चंस करो और फिर जो नहीं आ रहा वो देखो। ठीक है, मैं जो भी अपनी नेक्स्ट रिवीजन सीरीज लूंगी उसमें मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू ही प्रैक्टिस कराने वाली हूँ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आता है हमारा असर्शन रीजन। असर्शन रीजन में क्या पूछा है हमसे? कम्युनिटीज दैट कॉम्प्राइजेज ऑफ मोर स्पीशीज टेंड टू बी मोर स्टेबल। ये कौन सी स्टडी है? ये शायद टिलमैन की स्टडी है ना। इसके बाद यहाँ पर आपको डेविड टिलमैन की स्टडी दी है, ये रही। हाँ, डेविड टिलमैन ने ना बहुत लॉन्ग टाइम तक इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट्स किए थे बच्चों, प्लॉट्स वगैरह पर अलग अलग। तो उन्होंने देखा कि जिस प्लॉट में ज़्यादा स्पीशीज़ थी, बट ऑब्वियस वो ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि वहाँ पर ईयर टू ईयर वेरिएशंस कम होंगे बायोमास में। भाई ज़्यादा स्पीशीज़ हैं तो हर स्पीशीज़ के पास ज़्यादा ऑप्शंस होंगे ना खाने के लिए, तो वो ज़्यादा स्टेबल होगी। तो स्पीशीज़ रिचनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ दैट इकोसिस्टम। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि लगातार हमारे अर्थ से बहुत सारी स्पीशीज़ ख़त्म होती जा रही है। हमको लगता है यार ये एंड्स हैं, कॉकरोचेस हैं, छोटे मोटे इंसेक्ट्स हैं, इनके ख़त्म होने से हमें क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली पड़ता है। अगर इसी तरह धीरे धीरे इंसेक्ट्स ख़त्म होते गए या दूसरी स्पीशीज़ ख़त्म होती गई तो पूरा इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा। हो जाएगा क्या? होने शुरू हो गया है। ठीक है, सो ये कह रहा है कि जिन कम्युनिटीज़ में ज़्यादा स्पीशीज़ होती हैं वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं। यस, अ हायर नंबर ऑफ स्पीशीज़ रिजल्ट्स इन लेस एनिमल वेरिएशंस इन टोटल बायोमास। यस, अगर किसी एरिया में हायर नंबर ऑफ स्पीशीज़ है तो वहाँ पर जो वेरिएशंस हैं उसके टोटल बायोमास में वो कम से कम होंगे। दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है। और ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है क्या बच्चों? देखना ज़रा, कम्युनिटीज़ दैट कम्प्राइज ऑफ मोर स्पीशीज़ टेंड टू बी मोर स्टेबल क्योंकि अ हायर नंबर ऑफ स्पीशीज़ रिजल्ट्स इन लेस एनिमल वेरिएशन इन टोटल बायोमास। बिल्कुल, ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है ना। अभी हमने पढ़ा कि क्यों ज़्यादा स्पीशीज़ वाले एरिया ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि वहाँ पर ईयर टू ईयर जो वेरिएशंस हैं वो कम होते हैं, तो स्पीशीज़ सर्वाइव आराम से कर पाती हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, सो ऑप्शन डी। ठीक है, ये असर्शन रीजन ना आए, एग्री बच्चों। असर्शन रीजन क्वेश्चंस परेशान करते हैं, हमेशा से करते आए हैं। कुछ बच्चों को लगता है कि मैम क्या करें हम इसके लिए, पर इसका ना कोई बच्चों फुल प्रूफ सोल्यूशन है नहीं। एक्चुअली एयर टाइप क्वेश्चन में क्या होता है ना, कुछ तो बहुत सीधे क्वेश्चन होते हैं, आराम से पढ़ के समझ आ जाता है कि यार ये इसका एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। और जो टेढ़े क्वेश्चन होते हैं ना, मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, वो एग्जामिनर्स के लिए भी टेढ़े ही होते हैं। हर एग्जामिनर की अलग अलग अप्रोच होती है उसको देखने की कि यार इसमें रीज़न इसका एक्सप्लेनेशन है या नहीं। हो सकता है एक ग्रुप कह रहा है, दूसरा ग्रुप कह रहा है नहीं है, तो वो अनफॉर्चुनेट टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं बच्चों के लिए। क्योंकि एनटीए तो एक ही आंसर चूज़ करेगा, जो उसकी एडवाइजरी कमेटी होगी, जो मेन एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने जो कहा होगा। चैलेंज कर भी दोगे तो भी फिर कभी चैलेंज एक्सेप्ट हो जाता है, कभी नहीं होता है ना। तो मैं तो यही बच्चों के लिए प्रे करती हूँ कि भाई इस तरह के जो अननेसेसरी उलझाने वाले क्वेश्चन है ना वो आए ही ना। कुछ उलझाना है बच्चों को तो कुछ अच्छा सा क्रेडिट क्वेश्चन होना चाहिए, इसको करने में भी मज़ा आए और उसके पीछे एक अच्छा एक्सप्लेनेशन छुपा हो। बट अनफॉर्चुनेटली एआर टाइप क्वेश्चन इसी तरह के होते हैं, तो तुम परेशान मत हो। जितना हो सके एआर टाइप क्वेश्चंस की बस प्रैक्टिस करते रहा करो, देखते रहा करो कि किसमें क्या लॉजिक छुपा हुआ है। ठीक है, और बाकी मेन अपने कॉन्सेप्ट्स पे भरोसा करो। ठीक, चलो, सो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अ स्टेबल कम्युनिटी। ठीक है भाई, must be resistant to occasional disturbances. Yes,
रेजिस्टेंट होनी चाहिए, उसको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि अभी क्या डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं नेचर में, ये तुम पे भी अप्लाई होता है। किस बच्चे की प्रिपरेशन एक स्टेबल प्रिपरेशन कहलाएगी, छोटा मोटा हेल्थ इशू हो गया तो उसकी प्रिपरेशन पे कोई असर ही नहीं पड़ा, ठीक है। शुड शो मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर, नहीं, बार बार मार्क्स कम ज़्यादा थोड़ी ना आएंगे। स्टेबल प्रिपरेशन का मतलब आपके मार्क्स लगातार अच्छे ही बने रहेंगे, ऐसा नहीं कि कभी कम हो गए कभी ज़्यादा हो गए फिर कम हो गए फिर ज़्यादा हो गए, वेरिएशन नहीं आना चाहिए, स्टेबिलिटी रहनी चाहिए, ठीक है। एंड मस्ट बी रेजिस्टेंट टू इन्वेजन बाय एलियन स्पीशीज़, ये सही है कि कोई भी एलियन स्पीशीज़ अगर उस इकोसिस्टम में जाएगी तो उस इकोसिस्टम के पास उससे लड़ने के लिए रेजिस्टेंस होना चाहिए, उसको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए एलियन स्पीशीज़ भी आ गई, वो एलियन स्पीशीज़ ही ख़त्म हो जाएगी वहाँ से, ठीक है। ये भी एक फीचर होता है, क्या हुआ, ये भी एक फीचर होता है, देखो ये सब दे रखे हैं यहीं पर, यहीं पढ़ा था हमने कहीं पे कि कौन सी स्पीशीज़ को हम मानते हैं कि ये दे रखे, ये देखो कि इट शुड नॉट शो वेरिएशन, it must be resistant to disturbances and it must be resistant to invasion by alien species। एक एक वर्ड पढ़ा रखा है मैंने, जिसने पढ़ रखा है लेक्चर्स देख रखे हैं उसको दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हुए, हमें क्या बताना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट एंड थर्ड है क्या, ये रहा फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन डी, ठीक। आगे बढ़े, नेक्स्ट मैच द एनिमल्स। अच्छा, ये एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ के एग्जाम्पल्स आ गए बच्चों, इसी में आगे तुम बढ़ोगे तो आपको कुछ एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ बता रखी है कि कौन कौन सी है, इसको थोड़ा सा आप हाईलाइट कर लो या आप रिवाइज करके जाएंगे कि डोडो बर्ड है, मॉरिशस से एक्सटिंक्ट हुआ, क्वेगा थोड़ा जीब्रा की तरह दिखने वाला एनिमल है, अफ्रीका से एक्सटिंक्ट हुआ, थाईलेसीन ऑस्ट्रेलिया से, स्टेलर सीकाउ रशिया से, और 3 टाइगर की सब स्पीशीज़ हैं, बाली, जवान, कैस्पियन, ये हमारे इंडिया से एक्सटिंक्ट हुई, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है और इसी से मैच करना है। तो डोडो मॉरिशस से, क्वेगा अफ्रीका से, थाईलेसीन ऑस्ट्रेलिया से, और ये रशिया से, है ना। ये थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हो गया, जितनी बार पढ़ा होगा तो याद रहेगा, वरना नहीं कर पाओगे। सो ए का 3 2 ऑप्शंस में दिया है, B1 दिया है, C4 ये रहा, एंड D2, तो ऑप्शन डी, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े, ये चैप्टर ऐसा ही है बच्चों, इसमें कुछ समझने वाली चीज़ें भी हैं और उससे ज़्यादा रटने वाली चीज़ें हैं, इसलिए बस बार बार पढ़ना है आपको और क्वेश्चंस करने हैं, नथिंग एल्स। AR टाइप द प्रेजेंटली अकरिंग स्पीशीज एक्सटिंक्शन, अभी भी चल रहा है क्या स्पीशीज एक्सटिंक्शन, बिल्कुल चल रहा है, मैंने आपको पढ़ाया था, यहीं पर दे रखा है, इस पे क्वेश्चन भी आया था एक बार, बोर्ड्स में आ गया इस पैराग्राफ पे क्वेश्चन, ठीक है, नीट में भी आया हुआ है कि अभी जो एक्सटिंक्शन चल रहा है वो 6th एक्सटिंक्शन है बच्चों। इससे पहले 5 मास एक्सटिंक्शंस हो चुके हैं और उन 5 मास एक्सटिंक्शंस में हम नहीं थे दुनिया में, ये प्री ह्यूमन टाइम था, इनमें से एक डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन था, ठीक है। अब जो 6th एक्सटिंक्शन चल रहा है, इकोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं इट इज़ मच फास्टर देन प्रीवियस एक्सटिंक्शन। उन 5 एक्सटिंक्शंस में तो फिर भी बहुत टाइम लगा था, बट ये जो 6th एक्सटिंक्शन चल रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इट इज़ वेरी वेरी फास्टर, 100 से 1000 गुना तेज स्पीड से चल रहा है। मतलब एक्सटिंक्शन होना इज़ नॉट बैड, नेचर का नियम है कि नेचर हर कुछ मिलियन ईयर्स के बाद स्पीशीज़ का एकदम रूप ही बदल देती है, बट ह्यूमन एक्टिविटीज़ का इसमें इंटरफेरेंस होना इज़ वेरी बैड, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन इसमें लिखा है, इकोलॉजिस्ट कहते हैं कि अगले 100 सालों में हो सकता है दुनिया ख़त्म हो जाए हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से, अगर हम नहीं रुके नहीं थमे तो, ठीक है। सो असर्शन तो AI तो आ ही रहा है और भी बहुत कुछ आ रहा है दुनिया में ऐसा, जो कि ठीक है, मतलब हर स्पीशीज़ को आगे बढ़ने का, खुद को आगे बढ़ाने का मौका मिलना चाहिए, मिलता है, लेकिन हमें थोड़ा सा नेचर के साथ बैलेंस होके चलना पड़ेगा, अदरवाइज ये जितना भी पॉल्यूशन हम क्रिएट कर रहे हैं ना, ध्यान नहीं दे रहे हैं ट्रीटमेंट प्लांट्स वगैरह पे, वो हमें ज़रूर डिस्ट्रॉय कर देगा, ओके। So the presently occurring species extinction is different from the earlier mass extinctions. Yes. Reason: present species extinction is due to natural causes, whereas the earlier extinctions were due to the man-made causes. नहीं, उल्टा लिख दिया इन्होंने, है ना। पहले नेचुरल की वजह से हुए थे, अब जो है वो मैन मेड है, क्योंकि पहले हम थे ही नहीं तो कहाँ से मैन मेड होता, ओके। सीधी सीधी सी बात है। सो यहाँ पर असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से मैच द कॉलम आ गया है। ओवर एक्सप्लॉइटेशन ये किससे रिलेटेड क्वेश्चन है, अच्छा ठीक है। नाउ
अच्छा एक चीज़ रह गई बच्चों यहाँ पर, ये वाली, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही लिया क्या मैंने, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, ये पॉल अर्लिच ने दी थी, ठीक है। अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रही थी ना, ये स्टैनफोर्ड के इकोलॉजिस्ट है, भी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रही थी ना कि हर स्पीशीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो समझाने के लिए पॉल अर्लिच ने रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस की हेल्प ली। रिवेट्स का मतलब होता है छोटे छोटे स्क्रू, पॉपर का मतलब पॉप यानी उनको निकालना, कि अगर एक बहुत बड़ा एरोप्लेन है और जो भी पैसेंजर्स उसमें जाते हैं, हर पैसेंजर अपने साथ एक छोटा सा स्क्रू निकाल के ले जाए, ये सोच के कि यार एक ही तो स्क्रू है, इसमें तो इतने सारे स्क्रू लगे हैं, एक मैं निकाल भी लूँगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। ऐसा करते करते अगर कई सालों तक ऐसा होता रहा, कई वीक्स तक भी इवन ऐसा होता रहा, तो आप सोच लो कि उस प्लेन की हालत क्या होगी। कहीं से कोई हैंडल टूटा हुआ है, कोई चेयर टूटी हुई है, कोई कुछ हो रहा है, रिवेट्स उसके निकालेंगे तो हम, है ना। और बाई चांस किसी ने कोई ऐसा रिवेट निकाल दिया, सपोज विंडो पे था या उसके विंग्स पे था, जिसके निकालने की वजह से वो पूरा प्लेन ही क्रैश हो जाए उड़ते ही, ठीक है, मतलब इम्बैलेंस हो जाए, तो दैन इट विल बी क्रैश। तो ऐसा जो रिवेट है वो हमारी की स्टोन स्पीशीज़ है, की स्पीशीज़ है। की स्पीशीज़ वो होती हैं जो किसी भी इकोसिस्टम को मेजरली ड्राइव करती हैं। जनरली जो टॉप कार्निवोर्स होते हैं वो की स्टोन स्पीशीज़ होते हैं, टाइगर्स, लायंस, इसीलिए इनको बचाने पर इतना ध्यान दिया जा रहा है। हम भी हैं, ह्यूमंस भी हैं टॉप कार्निवोर्स में, मतलब जो भी आप कहें ऑमनिवोर्स में, ठीक। तो ये सब समझाने के लिए उन्होंने रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस यूज़ किया था, ठीक है, ओके। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप कर लेना। नाउ अब यहाँ पर ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे कई बार क्वेश्चंस बने हैं। एविल क्वार्टेट, एविल यानी बुराई, क्वार्टेट यानी चार, वो चार कौन से बुरे फैक्टर्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ा रखे। सबसे मेन फैक्टर है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। लगातार हमारी वजह से हैबिटेट्स खत्म होते जा रहे हैं, बड़े बड़े फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं, फॉरेस्ट का फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, बीच में से सड़कें बना देते हैं तो फॉरेस्ट दो पार्ट्स में कट जाते हैं। तो जो बड़े बड़े लार्ज बर्ड्स एंड मैमल्स हैं उनको रहने के लिए पूरा फॉरेस्ट चाहिए बच्चों, ठीक है। आजकल कितने इंसिडेंसेस हो रहे हैं, बहुत न्यूज़ आती है कि कोई चीता आ गया कहीं पर, कोई टाइगर आ गया निकल के सोसाइटी में। जनरली ह्यूमन रेजिडेंस में नहीं आते, उनको पता है कि हमारी जगह नहीं है, बट अब फॉरेस्ट ही खत्म हो गए, वहाँ पे खाना ही नहीं है उनके लिए, तो फिर वो आएंगे ही अल्टीमेटली, ठीक है। तो और यहाँ तो एक बहुत ही अजीब सा एग्जाम्पल दे रखा है, मतलब शॉकिंग एग्जाम्पल दे रखा है, अजीब क्या, कि ह्यूमंस ने क्या किया, सिर्फ सोयाबीन की खेती करने के लिए और जो उनके कैटल्स हैं उनके लिए घास उगाने के लिए, ग्रासलैंड्स बनाने के लिए अमेज़न जैसे जंगलों को नष्ट कर दिया। अमेज़न फॉरेस्ट जो है हमारे, रेन फॉरेस्ट अमेज़न के, जो कि जो कि लंग्स ऑफ द प्लैनेट हैं, 20% ऑक्सीजन पूरे वर्ल्ड की ये अकेले फॉरेस्ट बनाते हैं, उनको भी हमने कट करने से नहीं पीछे रहे, सिर्फ क्या करने के लिए, सोयाबीन की खेती और ग्रासलैंड्स बनाने के लिए, ठीक है। सो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, ओके। दूसरा मेन कारण है ओवर एक्सप्लॉइटेशन, है ना। हमें आदत है ह्यूमंस को, व्हेन नीड टर्न्स टू ग्रीड, हर चीज़ ज़्यादा चाहिए, हर चीज़ पीढ़ियों तक के लिए चाहिए, अपना तो पता नहीं है, पीढ़ियों तक का इंतज़ाम ज़रूर करना है। तो दिस इज़ रॉन्ग। ऐसा करने की वजह से बहुत सारी स्पीशीज़ को हम ख़त्म कर चुके हैं, है ना। यहाँ तो फिर भी एक दो एग्जाम्पल दिया है, स्टेलर सीकाओ, पैसेंजर पिजन्स। इसके अलावा आजकल बहुत सारी स्पीशीज़ हैं विच आर नियर टू एक्सटिंक्शन, है ना। वेल को बहुत वेल की स्किन में ब्लबर होता है ना, फैट की लेयर होती है, उसके लिए, कई सारे एनिमल्स को लेदर बनाने के लिए, और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके लिए लगातार हम ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं नेचर का, ठीक है। दिस इज रॉन्ग। तीसरा एक मेन कारण, हम मनमानी करते हैं, एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन। हमें लगता है नहीं यार ये स्पीशीज़ तो उस जगह बहुत अच्छी है, तो हमारे में भी होनी चाहिए, हमारी कंट्री में या हमारे स्टेट में होनी चाहिए, हम उसे यहाँ पे भी ले आते हैं। यहाँ के लिए वो एलियन स्पीशीज़ है, उसके आने की वजह से तबाही मच जाती है। वाटर हाइसिंथ, यहाँ पे नाइल पर्च, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। भाई हर स्पीशीज़ को नेचर ने एक हैबिटेट दिया है कि उसको वहाँ रहना है और वो वहाँ के ऑर्गेनिजम्स के साथ बैलेंस्ड है। अगर आप छेड़छाड़ करोगे, कहीं की स्पीशीज़ उठा के कहीं और ले आओगे, तो अगर आप यहाँ लाए, मैंने आपको पहले भी समझाया था इससे पहले वाले चैप्टर में, कि अगर एक एलियन स्पीशीज़ यहाँ आ गई तो एक तो इस स्पीशीज़ को खाने वाला कोई यहाँ नहीं है, क्योंकि आप उसका प्रेडेटर तो लाए नहीं, तो वो एलियन स्पीशीज़ बहुत तेज़ी से फैलने लगेगी, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। और उसके फैलने की वजह से जो वहाँ रहने वाली इंडिजीनस स्पीशीज़ हैं, इंडिजीनस मतलब इंडिया की नहीं, इंडिजीनस मतलब लोकल स्पीशीज़, बाहर से आने वाले मतलब एग्जॉटिक फॉरेन स्पीशीज़, तो जो वहाँ की इंडिजीनस स्पीशीज़ है बच्चों, उनको नुकसान होने लगता है एलियन स्पीशीज़ की ओवर ग्रोथ की वजह से। वहाँ की ओरिजिनल स्पीशीज़ को रिसोर्सेज नहीं मिलते एंड दे स्टार्ट टू एक्सटिंक्ट।
इतना खतरा है एलियन स्पीशीज से, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। क्या पूछते हैं इसमें से तुमसे, एलियन स्पीशीज के नाम पूछते हैं बच्चों, तो आप हाईलाइट कर लो कौन कौन से हैं। एक तो नाइल पर्च है, इसको लेक विक्टोरिया में लाया गया था ईस्ट अफ्रीका में, जिसकी वजह से 200 चिकलेट फिशेज की स्पीशीज खत्म हो गई थी, ठीक है। उसके अलावा ये तुमने पढ़ी रखा है कैरेट ग्रास पार्थीनियम, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। पार्थीनियम हमारे इंडिया में एक फॉरेन स्पीशीज़ है। लैंटेना भी याद रखना, वाटर हाइसिंथ आइकॉर्निया, टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है। और एक अफ्रीकन कैटफिश का एग्जाम्पल है क्लैरियास गेरीपाइनस, अफ्रीका से लाया गया इस कैटफिश को, क्योंकि शायद खाने में ज़्यादा टेस्टी थी, वॉटएवर, कैटफिश को खाया जाता है बहुत सारी जगहों पर। तो जब इसे लाया तो इंडिजीनस कैटफिशेस जो थी हमारे रिवर्स में, वो उनको बहुत ज़्यादा खतरा हुआ, कई सारी एक्सटिंक्ट भी हो गई। तो ये 5 एग्जाम्पल्स स्पीशीज़ के एनसीईआरटी में है जो तुमसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एंड चौथा फैक्टर, फोर्थ एविल क्वार्टेट है को एक्सटिंक्शन, कि कई बार 2 स्पीशीज़ एक दूसरे से इतना ज़्यादा रिलेटेड होती हैं कि अगर एक स्पीशीज़ ख़त्म हुई तो दूसरी भी हो जाएगी। जैसे वो ऑर्किड और बम्बल बी का एग्जाम्पल पढ़ा था हमने, फिग एंड वास्प है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर 2 स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है एक दूसरे से, है ना। जहाँ पर को इवोल्यूशन होता है वहाँ पर को एक्सटिंक्शन भी होता है, ठीक है। तो ये चारों आपको एविल क्वार्टेट ध्यान रखने हैं, नीट में पूछे जाते हैं। सो इसी से रिलेटेड एक मैच द कॉलम क्वेश्चन है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन बाय ह्यूमन की वजह से कौन सा एग्जाम्पल देखा हमने, पैसेंजर पिजन्स होते थे पहले, वाइट कलर के कबूतर जो मैसेज को ले जाते थे, क्योंकि इनकी नेविगेशन पावर बहुत अच्छी होती थी, इनको याद रहता था रास्ता एक बार, पर इनको इतना ज़्यादा यूज़ किया हमारे राजा महाराजाओं ने कि अब ये बचे ही नहीं है, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ नाइल पर्च इन लेक विक्टोरिया, अभी बताया मैंने, इनकी वजह से चिकलेट फिशेस खत्म हो गई। आपको याद करना पड़ेगा, सिर्फ समझने वाला टॉपिक नहीं है ये। लेस सोलर एनर्जी अगर होगी तो प्लांट पॉपुलेशन कम होगी। एंड वाटर हाइसिंथ जब इंडिया में लाया गया तो उसकी वजह से नेटिव स्पीशीज़ को डैमेज हुआ, ठीक है, थ्रेट हुआ। सो ए का थर्ड है, ए थर्ड एक ही ऑप्शन में है तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए अगेन असर्शन रीजन क्वेश्चन है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ अ स्पीशीज रिड्यूसेस द साइज ऑफ द पॉपुलेशन इवेंचुअली लीडिंग टू इट्स एक्सटेंशन। अगर आप किसी एक स्पीशीज़ को ओवर एक्सप्लॉइट करेंगे तो धीरे धीरे उस स्पीशीज़ की पॉपुलेशन कम होती जाएगी एंड एक टाइम ऐसा आएगा जब वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसा पैसेंजर पिजन्स के साथ हुआ, उनको अपने साथ ही रखते थे राजा महाराजा अंदर पिंजरों में कैद करके कि वो हमारे पास रहें, और इतना ज़्यादा पिंजरों में कैद कर करके रखने से उनकी फ्री मेटिंग नहीं हो पाई तो धीरे धीरे वेरिएशन नहीं आए तो वो ख़त्म हो गए, ठीक है। रीज़न, स्टेलर सी काउ इज़ अ लार्ज टेरेस्ट्रियल मैमल, सी काउ एक मैमल है ना, पानी में रहने वाला मैमल। बताया था ना मैंने तुम्हें कि सी काउ क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये दिखता काऊ की तरह नहीं है, दिखता तो ये सील की तरह है, थोड़ा थोड़ा आगे से मुंह पिग की तरह भी होता है इसका, बट ये समुद्री घास खाता है, जैसे गाय घास खाती है वैसे ये भी समुद्र में होने वाली जो एल्गीज है वो खाता है, इसलिए इसका नाम सी काऊ है, ठीक है। तो स्टेलर सी काऊ रशिया से एक्सटिंक्ट हो चुका है। इट इज़ अ लार्ज टेरेस्ट्रियल मैमल विच इज़ ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन। कुछ जगहों से ये एक्सटिंक्ट हो चुका है और कुछ जगहों पर इट इज़ नियर टू एक्सटिंक्शन, है ना। तो एक मिनट रुको, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा था एनसीईआरटी में एग्जैक्टली, मैनी स्पीशीज एक्सटिंक्शन इन द लास्ट 500 ईयर्स वर ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉइट। अच्छा, ये तो एक्सटिंक्ट हो ही चुका है बच्चों, है ना। यहाँ से तो मतलब यहाँ पे इन्होंने नाम नहीं दिया, बट स्टेलर सी काऊ एक लार्ज टेरेस्ट्रियल मैमल है विच इज़ ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन। मेरे ख्याल से तो ये गलत है, क्योंकि ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन लिखा हुआ है जबकि इट इज़ ऑलरेडी एक्सटिंक्टेड, ठीक है। वैसे इनको ना यहाँ पर नाम देना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारी स्पीशीज़ ऐसी है जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया से एक्सटिंक्ट हो गई है और दूसरे में वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन पर है, तो ये थोड़ा सा मतलब कहेंगे इनकम्प्लीट सा स्टेटमेंट है, बट ठीक है, अब हम एनसीईआरटी को मान के चल रहे हैं तो फिर गलत ही मानना पड़ेगा बच्चों इसे, गलत ही मानना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को मैं क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ देती हूँ, क्योंकि मुझको ये सही नहीं लग रहा है। यहाँ पे इनको लिखना चाहिए था, अगर ये रशिया लिख देते तो हम सीधा सीधा इसको सही मान लेते, और अगर ये सही है तो ये इसका एक्सप्लेनेशन भी है कि ओवर एक्सप्लॉइटेशन से स्पीशीज़ ख़त्म हो जाती है, नहीं, एक्सप्लेनेशन तो तब भी नहीं है इसका, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है, नॉट द एक्सप्लेनेशन, ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मैं नहीं कर रही हूँ कोई भी आंसर टिक, क्योंकि ये स्टेटमेंट पार्शियली करेक्ट है, पार्शियली इनकरेक्ट है।
होपफुली ऐसे क्वेश्चंस नीट में ना आए, तुम्हें परेशान ना करें। नाम लिखा होना चाहिए कि कौन सा स्पीशीज़ कहाँ से एक्सटिंक्ट हो चुका है, क्योंकि हर स्पीशीज़ का अलग अलग स्टेटस है। कुछ जगहों पर ये एक्सटिंक्टेड है, कुछ वर्ज ऑन एक्सटिंक्शन है, डिफरेंट। ठीक है, चलिए। Assertion: The Nile perch introduced into Lake Victoria in East Africa led to the extinction of an ecologically unique assemblage of 200 cichlid fishes in the lake. बिल्कुल ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, सही लिखा है, ठीक है। When alien species are introduced deliberately for economical or other uses, they often become invasive यानी उस एरिया में तेजी से फैल जाती हैं, एंड कॉज एक्सटिंक्शन ऑफ इंडिजीनस, वहाँ की लोकल स्पीशीज़ को एक्सटिंक्ट कर देती हैं। यस, और ये इसको समझा भी रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नाइल पर्च को वहाँ इंट्रोड्यूस करने की वजह से वो इन्वेजिव हो गई और उन्होंने चिक्लिड फिशेस को एक्सटिंक्ट करवा दिया। बिल्कुल क्लियर कट एक्सप्लेनेशन है, ऑप्शन डी। ठीक है, तुम देखना बच्चों, तुम नीट के PYQs कर लेना, जिसको भी डाउट है। नीट में जो AR टाइप क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत इजी वाले ही आते हैं, ऐसे अननेसेसरी कन्फ्यूजन वाले नहीं आए हैं अब तक। क्लियरली पढ़ के पता चल जाता है कि ये इसका एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म आर एक्सोटिक स्पीशीज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? एक्सोटिक बतानी है, एक्सोटिक का मतलब एलियन, फॉरेन स्पीशीज। इंडिया के लिए इनमें से कौन सी फॉरेन स्पीशीज है? ये रहा, लेंटाना एंड वाटर हाइसिंथ। नाइल पर्च तो ईस्ट अफ्रीका में गई थी, फाइकस तो है ही नहीं, प्रोसोपिस भी नहीं पढ़ा हमने। ठीक है, नेक्स्ट, इन केस अ स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट, द प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज एसोसिएटेड विद इन एन ऑब्लिगेटरी वे ऑल्सो बिकम एक्सटिंक्ट। को एक्सटिंक्शन की बात हो रही है। अगर एक स्पीशीज दूसरे पर ऑब्लिगेटरी यानी कंपलसरी, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कंपलसरी तरह से जुड़ा हुआ है, तो एक के एक्सटिंक्ट होते ही दूसरा भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। When a host fish species become extinct, its unique assemblage of parasites also become extinct. बिल्कुल ठीक बात है। जब एक होस्ट फिश की स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई तो उस पर डिपेंड होने वाले सभी पैरासाइट जो थे वो भी एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है, तो अब इसको तुम एक्सप्लेनेशन में रखोगे क्या? ये एग्जाम्पल तो है। इन केस अ स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट, द प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज ऑल्सो एक्सटिंक्ट। When a host species become extinct, its unique assemblage of parasites also become extinct. एग्जाम्पल को एक्सप्लेनेशन में रख सकते हैं क्या बच्चों? देखना ज़रा। मुझे लगता है कि ये उल्टा होता ना, अगर वाइस वर्सा, तो मैं इसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन कह सकती थी कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ। अब अगर ये जो है मतलब पार्शियली तो मान भी सकते हो तुम और नहीं भी, क्या करें इस क्वेश्चन में बताओ? चलो मान लो इसको ना, मुझे ये लग रहा है कि आप इस तरह के केस में इसका करेक्ट रीज़न मान सकते हो, क्योंकि ये उसी बात को एक्सप्लेन कर रहा है कि हाँ यार ऐसा होता है और ऐसा इसलिए हुआ। ठीक है, तो इट इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन ए। जो अभी हमने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और किया था ना, जहाँ पे मैं तुम्हें कह रही थी, कहाँ गया वो यार टाइप क्वेश्चन, एक और था ना अभी, ये रहा। यहाँ पर भी तुम इसको रीज़न मान सकते थे इस अकॉर्डिंग। तो फिर अगर ये ऐसा नहीं लिखा होता इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, अगर लिखा होता कि ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है, तो फिर तुम उसका एक्सप्लेनेशन मान सकते थे। ठीक है, तो इसको भी हम कर ही लेते हैं। इसमें तो खैर केस ही अलग हो गया। इसमें तो असर्शन करेक्ट है और रीज़न इनकरेक्ट है, यानी ऑप्शन बी। बट आप समझ गए ना मैं क्या कह रही हूँ, कि अगर यहाँ पे लिखा होता कि स्टेलर सी कॉ वॉज अ लार्ज टेरेस्ट्रियल मैमल विच एक्सटिंक्टेड ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन, तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता। ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? ये क्लियर है सब? चलिए ओके, अब आ गए हैं हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, दैट इज बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। डू वी हैव टाइम? है तो सही अभी टाइम बच्चों, है ना? नियरली 1 आवर हुआ है, तो कितने क्वेश्चन बचे हैं देखूँ मैं इसके, कितने क्वेश्चन है? अगर 8-10 ही क्वेश्चन हुए तो हम इसको कंप्लीट ही कर देते हैं। इसके लिए क्या दूसरा, हाँ इतने से ही क्वेश्चन है बच्चों, ज़्यादा नहीं है। चलो तो लेट्स कंप्लीट इट। ओके, सो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे बायोडाइवर्सिटी की, कि कितना पैटर्न है, कहाँ क्या है, कौन कौन से इसको कम करने वाले फैक्टर हैं। अब बात हो रही है कि इसको कैसे बचाया जाए। पहले है क्यों बचाया जाए, तो उसमें 3 तरह के आर्ग्यूमेंट दिए।
कि हमें ऐसी बहुत सारी यूटिलिटीज़ बायोडाइवर्सिटी से मिलती हैं जिनको नैरोली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स, नैरोली का मतलब कि ये चीज़ें हमारी लाइफ को ईजी बनाती हैं। ये लाइफ के लिए कंपलसरी नहीं है, इनके बिना भी काम चल ही रहा था, हर्बल मेडिसिन वगैरह, बट येस ये ईजी बनाती है, तो इनको तो नैरोली यूटिलिटेरियन में रखना है। और जिनके बिना लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करेगी उनको ब्रॉडली में रखना है, जैसे ऑक्सीजन, पॉलिनेटर्स को भी इसमें रखा गया है। नेचर से मिलने वाला जो हमें एस्थेटिक प्लेजर है उसको भी ब्रॉडली में रखा गया है, सोचो आप, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में क्या आता है, और बाकी जितनी भी चीज़ें आपको मिलती है ना फॉरेस्ट से, ट्रीज से, ये सब फायरवुड, फाइबर्स, डाइज, रेजिन्स, ये सब नैरोली में आता है। और तीसरा आर्ग्यूमेंट है एथिकल, की ज़रूरत थोड़ा है कि हम उसी को बचाएं जिससे हमें फ़ायदा मिल रहा है। ये हमारी एक मोरल ड्यूटी है कि जो भी अर्थ पर प्रेजेंट है उन सबको जीने का उतना ही हक है जितना हमें है, ठीक है। सो ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में किसको रखूँ, देखो मैं ऑक्सीजन एंड पॉलिनेशन को। ये कुछ बच्चे पूछते हैं मैम कि पॉलिनेटर्स को क्यों रखा, क्योंकि बच्चों हमें खाना किससे मिल रहा है, क्रॉप से। खाने के बिना तो हम जिंदा नहीं रह सकते, और क्रॉप्स कब तक सर्वाइव करेंगी, जब तक उनमें वेरिएशन आएंगे, और उनमें वेरिएशन कब आएंगे, जब वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। वो कब करेंगे, जब पॉलिनेटर्स हैं। इसलिए पॉलिनेशन को इनडायरेक्टली ब्रॉडली में रखेंगे, नैरो में नहीं, ठीक है। को एक्सटिंक्शन ये रहा, प्लांट और पॉलिनेटर्स आपस में को एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। नैरोली यूटिलिटेरियन में किसको रखोगे, फाइबर्स एंड फायरवुड को। और लंग्स ऑफ द प्लैनेट कौन है, ये ब्रॉडली में भी रख सकते थे आप, बाकी अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, ठीक है। सो ए का सेकंड 3 ऑप्शंस में है क्या, सो बी देखना पड़ेगा हमें, बी का 4th 2 ऑप्शंस में है, सी का 3rd यहाँ पर है, डी का 1st यानी ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़े। द narrowly utilitarian arguments for conservation include which of the following from the given list, ठीक है। dyes and lubricants, yes. ecosystem services like photosynthesis, नहीं, photosynthesis ब्रॉडली में आएगा बच्चों। ये देखो, फोटोसिंथेसिस के बिना हमें खाना कैसे मिलेगा, बताओ, फोटोसिंथेसिस के बिना हमें खाना कैसे मिलेगा, है ना। ऑक्सीजन भी ब्रॉडली में आएगा, देन पॉलिनेशन ब्रॉडली में आएगा, एस्थेटिक प्लेजर ब्रॉडली में आएगा, एंड ये रहा फोटोसिंथेसिस। अच्छा, ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस से ही तो प्रोड्यूस हो रही है, तो ऑक्सीजन ले रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस तो लेंगे, ठीक है। देन पॉलिनेटर्स भी ब्रॉडली में आएंगे, हमें बताने हैं नैरोली, ओके। फायरवुड यस। तो फर्स्ट एंड फोर्थ ये रहा। इस तरह का क्वेश्चन वही बच्चा कर पाएगा जिसने पढ़ा है कि कौन नैरोली में, समझा है कि ब्रॉड में किसको रखा है, नैरो में किसको रखा है, ठीक है। नेक्स्ट, द हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देन इस टॉपिक के बाद आपको बायोडाइवर्सिटी के मेथड्स बताए हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है मैंने। ये इस चैप्टर में सबसे लास्ट में है, बट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन डेफिनेटली बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से आएगा ही आएगा, 2 भी आ सकते हैं ये वाले लास्ट टॉपिक से। 2 तरह का कंजर्वेशन होता है, इन सिटू यानी ऑन साइट, यानी किसी जगह को पूरा का पूरा ऑन साइट, किसी जगह अगर कोई जगह रिस्की हो गई है तो उस पूरी जगह को ही प्रोटेक्टेड कर दे अगर गवर्नमेंट, तो वो बन जाता है ऑन साइट या इन सिटू कंजर्वेशन। वहाँ पे रहने वाली सभी स्पीशीज को प्रोटेक्शन मिल जाता है, ठीक है। एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या होता है, ऑफ साइट जैसे बोलते हैं ना हम, कि अगर किसी पर्टिकुलर स्पीशीज को कहीं पर खतरा है और हम उस जगह को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो उस स्पीशीज को सेफ जगह पर ट्रांसफर कर देंगे, दैट इज कॉल्ड एक्स सिटू कंजर्वेशन, ठीक है। इन सिटू में कौन कौन से आते हैं, आपको एग्जाम्पल्स ध्यान रखने हैं। उसमें सबसे पहला है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। हॉटस्पॉट्स का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत हर तरह की चीज़ मिल जाए, तो वहाँ पर यूथ जाना पसंद करता है, तो उन जगहों को हॉटस्पॉट बोलते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत तरह की स्पीशीज़ होती है। इट हैज़ अ वेरी हाई लेवल ऑफ स्पीशीज़ रिचनेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे अच्छी बात, वहाँ जाना इसलिए पसंद करते हैं कि वो कोई ऐसी जगह नहीं है कि वो चीज़ कहीं भी मिल जाए। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं वहाँ पर जो सिर्फ वहीं मिलती हैं, कहीं और नहीं मिलती, ठीक है। तो हॉटस्पॉट का मतलब कि वहाँ पर वेरी हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म भी है। एंडेमिक स्पीशीज का मतलब विच इज द स्पीशीज विच इज कन्फाइंड टू दैट रीजन ओनली एंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। सीधी सी बात है। क्या बताया मैंने तुम्हें, हॉटस्पॉट का मतलब एक तो वो जगह जहाँ बहुत तरह की चीज़ें मिलती हो और साथ में उन बहुत तरह की चीज़ों में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ वहीं मिलती है, कहीं और नहीं मिलती, ठीक है। तो बस इसको एंडेमिज्म कहते हैं, इसको स्पीशीज रिचनेस कहते हैं। बट इतने इंपॉर्टेंट जगह होते हुए भी बच्चों जो हमारे हॉट स्पॉट्स हैं, दे आर एसिलरेटेड रीजन्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एसिलरेटेड हैबिटेट लॉस देखने को मिलता है यहाँ पर।
बहुत तेज़ी से बहुत सारे लोग अपने फ़ायदे के लिए यहाँ पर ऐसी दुर्लभ जो रेयर स्पीशीज़ हैं उनका शिकार करते हैं, उनको बेच देते हैं, जो भी उनका करते हैं। इस वजह से हैबिटेट लॉस हो रहा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो गवर्नमेंट ने इसको इन सिटू कंजर्वेशन दिया है, ठीक है। टोटल कितने हॉट स्पॉट्स हैं इस पर भी आपसे पूछ सकते हैं। पहले 25 थे, अब ये बढ़कर 34 हो गए। इसमें से इंडिया के हॉटस्पॉट्स का नाम दिया है वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय, ठीक है। वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, दूसरा इंडो बर्मा एंड तीसरा हिमालयाज। क्लियर। एक इसमें वो भी तो ऐड हुआ है सुंदालैंड्स, है ना, सुंदालैंड्स मैंने कुछ ऐड करवाया आपको, देख लेना, वो भी ऐड हो गया है। ओके, ठीक है क्या। चलिए ये एक्चुअली ना पुराना डेटा है बच्चों। ये जो इन सिटू कंजर्वेशन के मेथड्स है उसमें बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट तो है ही, उसके अलावा दूसरा है बायोस्फीयर रिजर्व्स, तीसरा है नेशनल पार्क्स, चौथा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो इनके जो नंबर दे रखे हैं ना तुमको 14, 90, 448, ये पुराना डेटा है। नए डेटा में ये इनका नंबर बढ़ता जाता है। जब भी गवर्नमेंट को लगता है कि यार इस जगह को प्रोटेक्टेड करना है, वो उस जगह को नेशनल पार्क बना देती है या वो बायोस्फीयर रिजर्व बना देती है, सेंचुरीज बना देती है। इन सबके क्राइटेरियाज होते हैं, वो सब तुम्हें नहीं पढ़ने, है ना। बट ठीक है, अब तुम्हारी एनसीईआरटी में जो नंबर दिया है वही तुम्हें ध्यान रखना है। वैसे ना ही इस पे क्वेश्चन ना ही आए तो बढ़िया है, ठीक है। नहीं आता वैसे जनरली, नंबर नहीं पूछते, ये पूछते हैं कि इनमें से कौन कौन इन सिटू कंजर्वेशन के मेथड्स हैं। तो वहाँ पे कहाँ कन्फ्यूजन होता है, अब तुम देखो क्या बताना चाह रही हूँ मैं तुम्हें। एक्स सिटू में नाम देखो क्या दे रखे हैं, जूलॉजिकल पार्क्स, बॉटनिकल गार्डन्स और वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स। और वहाँ पे कैसे नाम थे, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क। अब देखो नेशनल पार्क और जूलॉजिकल पार्क कितना मिलता जुलता है। ये है सेंचुरीज, इनका पूरा नाम होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क कितना मिलता जुलता है। तो यू हैव टू रिमेंबर कि कौन इन सिटू में है कौन एक्स सिटू में। मैंने तुम्हें कैसे याद कराया था कि एक्स सिटू में तुम्हें वो रखने हैं जो तुम लिविंग वर्ल्ड में पढ़ते थे। अब तो लिविंग वर्ल्ड से टेक्सोनॉमिकल एड हट गया, वरना लिविंग वर्ल्ड में हम पढ़ते थे जूलॉजिकल पार्क जो हम जू घूमने जाते हैं, और जो बॉटनिकल गार्डन्स हैं जहाँ पर प्लांट्स को बाहर से भी लाकर रखा जाता है। जू में भी बाहर से आपको पता है स्पीशीज आती है, तो ये एक्स सिटू है। एक्स सिटू में वहाँ की लोकल स्पीशीज भी होती है और बाहर वाली भी होती है, दोनों आ जाती हैं, ठीक है। सो जूलॉजिकल पार्क और बॉटनिकल गार्डन हो गए। और सफारी और सेंचुरीज में से जहाँ हम सफारी में घूमने जाते हैं, सफारी पार्क्स में बहुत सारे अलग अलग जगह से नए नए एनिमल्स आते हैं, तो सफारी पार्क्स भी एक्स सिटू में हुआ। इस तरह से याद करवाया था मैंने तुम्हें, ठीक है। बाकी जो तीनों हैं वो इन सिटू में हुए। उसके अलावा इन सिटू में आएगा एक तो हॉट स्पॉट्स आ गए और एक सैक्रेड ग्रूव्स आ गई। सैक्रेड यानी जिसको रिलीजियस चीज़ों से जोड़ दिया जाए और फिर उस जगह को वहीं के लोकल लोग प्रोटेक्ट कर दें, उनको कहते हैं सैक्रेड ग्रूव्स। इनके एग्जाम्पल्स पूछते हैं, जैसे खासी एंड जयंतिया हिल्स हैं मेघालय में, ठीक है। अरावली हिल्स अपने राजस्थान में, वेस्टर्न घाट रीजन्स ऑफ कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड सरगुजा चंदा एंड बस्तर ऑफ एमपी, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल नाम से ऐसा लग रहा है तुम्हें कि ये पूछेंगे क्या, पूछ लेते हैं, या आपको याद करके जाना है, ठीक है। और एक्स सिटू में तो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, कुछ जो नए मेथड्स आए हैं रीसेंट मेथड, उनमें एक तो क्रायो प्रिजर्वेशन। आपको पता है आजकल जो -196 डिग्री सेंटीग्रेड लिक्विड नाइट्रोजन के टेम्परेचर पर हम किसी भी स्पीशीज़ के गेमीट्स को प्रिजर्व कर सकते हैं, पॉलन बैंक्स वगैरह, ठीक है। तो वो क्रायो प्रिजर्वेशन हो गया। एंड उसके अलावा दूसरा है सीड बैंक्स। गैमीट्स को तो प्रिजर्व कर ही सकते हैं, प्लस जो आपके प्लांट्स हैं जितने भी, उनके सीड्स को भी आप लॉन्ग टाइम तक सीड बैंक्स में प्रिजर्व कर सकते हो, कंजर्व कर सकते हो, जिससे अगर कभी वो स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती है तो आप फिर उसको रीयूज़ कर लो, ठीक है। तो बस ये सारे मेथड्स हैं इन सिटू एंड एक्स सिटू के, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देख लो। हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी में क्या मिलेगा आपको, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म मिलेगा एंड हाई डिग्री ही स्पीशीज रिचनेस की भी मिलेगी, डी ऑप्शन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ पेयर हैव करेक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है भाई। इन सिटू में नेशनल पार्क था क्या, यस। और एक्स सिटू में बॉटनिकल गार्डन था क्या, यस। यहाँ पे दोनों सही है, ये याद करना है आपको ना, इन सिटू में क्या था और एक्स सिटू में क्या था। बाकी सारे गलत होंगे, बट ऑब्वियस करेक्ट कॉम्बिनेशन मिल ही गया हमको। नहीं भी समझ आ रहा, देखो कितना आसान है। क्रायो प्रिजर्वेशन, सीड बैंक, टिश्यू कल्चर, सारे रीसेंट मेथड्स हैं। रीसेंट मेथड्स कभी भी इन सिटू में नहीं है, रीसेंट मेथड सारे एक्स सिटू में है, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो तुम इसे। नेक्स्ट, एंडेमिज्म इनमें से कहाँ मिलेगा आपको। एंडेमिज्म का मतलब होता है स्पीशीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया ओनली। एंडेमिक जैसे पैंडेमिक था ना, कोरोना पूरे वर्ल्ड में फैल गया था। एंडेमिक का मतलब कोई ऐसी डिजीज जो सिर्फ एक ही रीजन में है, उसको एंडेमिक डिजीज बोलते हैं, ठीक है।
हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया, हॉटस्पॉट इंडिया के ये रहे वेस्टर्न घाट्स, सैक्रेड ग्रूव्स ये रहे खासी एंड जैंतिया हिल, और क्रायो प्रिजर्वेशन एक एडवांस्ड एक्सिट्यू कंजर्वेशन है। तो ए का थर्ड, बी का फिफ्थ, ए थर्ड बी फिफ्थ ये रहा, सी फर्स्ट एंड डी सेकेंड, ऑप्शन ए। विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, जल्दीबाजी में इनकरेक्ट को करेक्ट मत पढ़ लेना, जब एंड आता है तो ऐसा हो जाता है, पेपर में भी ऐसा ही हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए, आदत नहीं बनानी, ठीक है भाई। इनकरेक्ट बताना है हमें। हाई एंडेमिज्म तो सही है, एसिलरेटेड हैबिटेट लॉस सही है, हाई एलियन स्पीशीज इन्वेजन नहीं, ऐसा कुछ हमने नहीं पढ़ा हॉटस्पॉट्स में, लिख रहा है क्या एनसीईआरटी में, एक बार और देख लेते हैं। एलियन स्पीशीज से रिलेटेड कुछ है क्या यहाँ पर, नहीं है, ठीक है भाई। देन हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस ये सही है। 5 ऑफ दीज अकर इन इंडिया नहीं, जो टोटल 34 हॉटस्पॉट है उनमें से इंडिया में हमने पढ़ा था 3 है, 3 ऑफ दीज, अब 3 की जगह 4 हो गए हैं, ठीक है। बट ठीक है, तुम नहीं भी याद रखो तो 3 तो तुम्हें पता है, तो ये तो गलत है। सो इनकरेक्ट बताना है ना हमको, तो इनकरेक्ट हुआ 4th एंड 5th, ये रहा। ओके आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉडर्न एक्स सिटू कंजर्वेशन, मॉडर्न में क्रायो प्रिजर्वेशन आएगा, आईवीएफ आएगा क्या, आईवीएफ तुम खुद बताओ मुझे। अगर हमने क्रायो प्रिजर्वेशन किया है गैमीट्स का, गैमीट्स को लो टेम्परेचर पर प्रिजर्व कर रखा है, तो जब ज़रूरत पड़ेगी तब आप जैसे ह्यूमंस में करवाते हैं वैसे प्लांट्स के भी तो पॉलन और एग्स का आईवीएफ करवाओगे। प्लांट तो है नहीं कि नेचुरल हो जाए फर्टिलाइजेशन, तो आईवीएफ ही करवाना पड़ेगा। तो यस आईवीएफ होता है यहाँ पर, टिश्यू कल्चर भी होता है यहाँ पर। प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स बाय टिश्यू कल्चर, यस। सीड बैंक्स, यस, यानी सारे ही मॉडर्न मेथड्स हैं, ऑप्शन डी। अब एक चीज़ ध्यान रखना, अगर यहाँ पर एक ऑप्शन होता वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, उनको चूज नहीं कर सकते आप, वो भी एक्सिट्यू हैं बट वो मॉडर्न नहीं है। मॉडर्न एक्सिट्यू में ये सारे मेथड्स हैं, वो ट्रेडिशनल एक्सिट्यू है, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया ना, इसका आंसर टिक कर दिया हमने, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिशनल यूजेस ऑफ सैक्रेड ग्रूव्स वाज that they acted as a repository for various आयुर्वेदिक medicines। yes बच्चों, जो सैक्रेड ग्रूव्स हैं वहाँ पर बहुत सारे ऐसे रेयर प्लांट स्पीशीज़ हैं जिनको हर्बल मेडिसिन्स में आयुर्वेदा में यूज़ किया जाता है। ओके, सैक्रेड ग्रूव्स हैं क्या, दे आर ट्रैक ऑफ फॉरेस्ट which were set aside and all the trees and wildlife within were venerated and given total protection। exactly NCERT की लाइन है, सैक्रेड ग्रूव्स वो ट्रैक्स होते हैं जहाँ पर प्रेजेंट प्लांट्स और एनिमल्स को टोटल प्रोटेक्शन दिया जाता है वहीं के लोकल लोगों से, क्योंकि उनसे जुड़ी रिलीजियस वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। सो ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है क्या, लेकिन बताओ। हाँ बच्चों बिल्कुल, एक तरह से क्यों सैक्रेड ग्रूव्स में अभी भी हमें बहुत दुर्लभ आयुर्वेदिक मेडिसिन के प्लांट्स मिलते हैं, क्योंकि सैक्रेड ग्रूव्स जो हैं उनको वहाँ पर प्रेजेंट सभी प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया गया है। बिल्कुल, ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट, गिवन बिलो इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्सटेंट ऑफ ग्लो। अच्छा, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ गया, पहचान लो। अभी बताया था ये तो इंसेक्ट है और ये OCM है, अदर एनिमल क्रस्टेशियन मॉलस्का। तो ए इंसेक्ट्स 2 में दिया है, बी क्रस्टेशियन है क्या, नहीं, तो बी मॉलस्का है, सी क्रस्टेशियन है और डी अदर एनिमल्स है। ध्यान से देख लेना, कहीं ए के बाद तुम BCD ऐसे पढ़ लो, ये BCD ऐसे दिया है। ओके, खत्म, लो भाई खत्म ही हो गए क्वेश्चन ही। ओके, तो चलिए यहाँ पर आपका ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। इससे रिलेटेड शायद मैं क्वेश्चन लेना भूल गई, बट ये भी लास्ट में जो दिया है इस पर भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। यहाँ पर 2 समिट्स बताए बच्चों, एक तो अर्थ समिट है और बाद में हुआ था वर्ल्ड समिट। अर्थ समिट पहले हुआ है, वर्ल्ड समिट बाद में हुआ है। अर्थ समिट 1992 में हुआ था, जो कि रियो डी जेनेरियो में हुआ था। आपको याद रखना पड़ेगा जगह का नाम, थोड़ा सा रटना है, ठीक है। एंड उसके बाद उसका फॉलोअप 10 साल बाद, 1992 के 10 साल बाद यानी 2002 में वर्ल्ड समिट के नाम से हुआ था जॉन्सबर्ग अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में, ठीक है, जिसमें 190 कंट्रीज ने प्लेज किया था कि हम सिग्निफिकेंट रिडक्शन करेंगे बायोडाइवर्सिटी के करंट रेट का बाय 2010। अब कितना हुआ कितना नहीं उसका कोई, इसका जो नेक्स्ट फॉलोअप हुआ होगा उसमें पता चला होगा। अब तो कई सारे हो गए होंगे आगे के, बट वही है हमारी NCERT जब एडवांस होती है तो उसमें ऐसी चीज़ें इंक्लूड ही नहीं कर की जाती हैं, ठीक है, देखेंगे कब की जाएगी। तो यहाँ पर आपका चैप्टर भी पूरा हो गया एंड आपका कोर्स भी पूरा हो गया।
ठीक है, तो हमने बड़े ही आराम से तरीके से एक एक चीज़ को पढ़ के समझ के रिवाइज किया, क्वेश्चंस किए, हर जगह मैंने आपको आप ही की तरह से क्वेश्चंस करके बताए, कहाँ उलझोगे कहाँ नहीं उलझोगे, है ना। आप ही के सामने AR टाइप क्वेश्चंस किए, मैच द कॉलम किए, मतलब एक अप्रोच आपको सिखा दी है अब मैंने कि कैसे तुमको क्वेश्चंस करने होते हैं। बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जहाँ पर तुम्हें अपना कॉन्सेप्ट ही हिलता हुआ नजर आएगा, लगेगा अरे यार कहीं गलत तो नहीं पढ़ा मैंने, ऐसा तो नहीं होगा, बट नेवर, यू हैव टू रिलाई ओनली एंड ओनली ऑन योर कॉन्सेप्ट्स। और जब भी डगमगाने लगेगा कॉन्फिडेंस, तो आप किसी जो भी वीडियो देख रहे हो वो उसके कमेंट बॉक्स में जाके पूछ लो मुझसे, या जिस भी टीचर से जहाँ पे भी पढ़ रहे हो वहाँ पर आप उनसे पूछ लो कि सर या मैम हमको लग रहा है कि भाई ये ऐसा है, हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है, जबकि यहाँ पर ये आंसर दिया हुआ है, तो कौन सही है। क्योंकि बहुत बार बहुत अच्छी अच्छी बुक्स में भी प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं बच्चों, ठीक है। तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है कि उस बुक का आंसर देखकर अपना कॉन्सेप्ट ही बदल दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, हो सकता है आपको नहीं पता हो कॉन्सेप्ट, गलत समझ लिया हो, गलतियाँ भी हैं, ह्यूमन एरर से हो जाती हैं, मेरे से भी तो कई बार यहाँ पर हुई है, मैं तुम्हें बाद में बता देती हूँ, हाँ बच्चों सही कर लो, है ना। तो हमेशा नॉलेज और कॉन्सेप्ट पे भरोसा रखना है। जितना अच्छे से चीज़ों को पढ़ोगे समझोगे, जानने के लिए एक उत्सुकता अंदर से रहनी चाहिए कि हाँ यार मुझे जानना है समझना है। ऐसे लेट गो नहीं करना कि अरे हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो हम क्या करें, नहीं हो रहा, ऐसे नहीं होगा सिलेक्शन, ठीक है। हर वो चीज़ जो सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है पूरी सीरीज़ में मैंने तुम्हें बताई है, किसी एक लेक्चर में या ऐसे एंड में एक एंड स्पीच के तौर पे मैं तुम्हें नहीं समझा सकती हूँ। मैंने तुम्हें पूरा अच्छे से पूरी सीरीज़ के थ्रू बताया कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखो, कैसे पढ़ो, क्या नहीं करना है, क्या करना है। तो मुझे लगता है कि मेरे सोल्जर्स अब पूरी तरह तैयार हैं फाइटिंग के लिए, है ना। लेकिन अभी एग्ज़ाम आया नहीं है, तो 3 महीने और हैं तुम्हारे एग्ज़ाम में, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स मैं कहीं जा नहीं रही हूँ, डोंट वरी, आई विल स्टार्ट अ न्यू सीरीज़। या तो मैं सोच रही हूँ कि PYQs कर लेते हैं हम एक बार सारे चैप्टर्स के, और PYQs के साथ एक क्विक रिवीजन कर लेंगे उस चैप्टर का। पूरा वन शॉट तो मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगी, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि 5-6 घंटे चैप्टर को फिर से तुम एक एक दिन दे रहे हो, वो मुझे थोड़ा सा सही कॉन्सेप्ट नहीं लगता बच्चों, है ना। और अगर तुम्हें पढ़ना है तो बहुत सारी जगह वन शॉट्स अवेलेबल है, प्लीज़ तुम कहीं से भी पढ़ लो। बट अगर मुझसे पढ़ना है ना, तो जैसे मेरा पढ़ाने का तरीका है कि पहले हमने NCERT लाइन टू लाइन सीरीज़ में चीज़ों को पूरा पढ़ा, फिर हमने इस सीरीज़ में क्वेश्चंस किए, अब हम एक क्वेश्चन सीरीज़ में PYQs और साथ में उस चैप्टर का क्विक रिवीजन करेंगे। इसी तरह से पढ़ाती हूँ मैं तो, ठीक है। और यही मुझे सबसे अच्छा मेथड लगता है, और लास्ट में बच्चे कहते भी हैं कि मैम यही सही तरीका है जिससे हम क्वेश्चंस खुद से कर पाते हैं। ओके, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम दो मुझे, कुछ दिनों का, मैं थोड़ा सा इस पर वर्क कर लूँ PYQs वाली सीरीज़ पर। और अगर तुम्हारे दिमाग में कोई क्वेश्चन से रिलेटेड अच्छा आइडिया आ रहा है तो वो भी मुझे ज़रूर बता देना। ऐसा मत कहना कि मैम ओनली AR क्वेश्चंस करा दो, तुम्हें बहुत बोरिंग लगेगा, तुम खुद ही कंफ्यूज जाओगे उन सेशंस में कि क्या चल रहा है क्या नहीं। हमेशा मिक्स क्वेश्चंस करो, उससे एक दिमाग की अच्छी एक्सरसाइज होती है और हमें पता भी चलता है कि कौन से क्वेश्चन हमसे हो रहे हैं और कौन से नहीं, ठीक है। तो और कोई तुम्हारा आइडिया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पूरी सीरीज़ जिस बच्चे ने देखी है, यहाँ तक मेरे साथ पहुँचे हो, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। मेरी तुम्हारे साथ पूरी अच्छी बहुत सारी विशेज़ है, अच्छे से मेहनत करो, डेफिनेटली ये मेहनत तुम्हारे काम आएगी। ओके, गुड बाय।